अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। वेलकम टू BFD सेशन फॉर दिसंबर 2022 एंड जून 23। आज का जो एजेंडा है हमारा क्या है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं और फिर हम जो है बाकायदा सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे एजेंडे हैं आज के। और अच्छा जी, तो आज का एजेंडा हमारा जो है वो ये एजेंडे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम जो है इंट्रोडक्शन के बाद मेन टॉपिक जो BFD के अंदर मौजूद हैं उन पे बात करेंगे और उनकी क्या वेटेज है इस पर बात होगी कि पास्ट में क्या वेटेज थी और अब क्या वेटेज हो सकती है, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा। फिर जो नई स्कीम आई है अभी फिलहाल, जिसपे एक अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो भी चुकी है हमारी, ठीक है। तो वो और पुराने सिलेबस में क्या फ़र्क है, तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं आज के एजेंडे में बात होगी। और फिर हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, मतलब अगर सिलेबस चेंज हो रहा है हल्का फुल्का या स्कीम चेंज हुई है तो व्हाट्स न्यू, क्योंकि अभी एक पेपर हो चुका है जून 22 का, तो उसको देखते हुए क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। फिर हमारा जो BFD का पेपर है, ये जो लोग फर्स्ट टाइम BFD पढ़ेंगे उनको ये बात समझ आएगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी, ठीक है जी। चाहे डॉलर का रेट हो, चाहे वो जैज़ या वारिद का मर्जर हो, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो आपको क्लास में दी जा रही होंगी और उनका BFD से बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी अप्रोच क्या होगी, किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे और क्या सीक्वेंस रहेगी हमारी, ये भी जो है एजेंडे में शामिल होगा। और लास्ट में हम डूज एंड डोंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि BFD के कुछ डूज हैं, BFD के कुछ डोंट्स हैं। कुछ चीज़ों को हमें इंश्योर करना होगा, कुछ चीज़ों से हमें बचना होगा। ये वो चीज़ें जो हमारी अटेम्प्ट को सेव कर सकती है। तो आज पहले दिन ही कोशिश करेंगे कि हम इन बातों को डिस्कस कर लें, ताकि हमारा जो आगे का जितना भी सफ़र है BFD का, वहाँ पे जो है वो हमें मुश्किलात का सामना ज़्यादा ना रहे। तो डूज एंड डोंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कुछ आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि जी हमारा बैच किस तरह चलेगा, क्लासेस कब एंड हो जाएंगी, कोर्स कब खत्म होगा, रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी। ये सारी जो आपकी जनरल क्वेरीज हैं, इन सब के जवाब इंशाल्लाह हम लास्ट में दे रहे होंगे। और कोई और सवाल आपने करना होगा तो वो भी आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये एक एजेंडा है हमारे आज के सेशन का। मुझे नहीं लगता ख्याल कि आज हमारे पास इतना टाइम है, क्योंकि हम 9 बजे सेशन एंड कर देंगे, 9:15 तक, ऑलमोस्ट 9-10 तक। तो आज मेरा नहीं ख्याल कि हम टॉपिक शुरू कर सकेंगे, मगर आज यस, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि हमें आज ही कर लेनी चाहिए, ताकि ये कि हमारे लिए आगे डायरेक्शन सेट हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। सऊद तारिक मेरा नाम है। थोड़ा सा एक टाइमलाइन बना के अगर मैं बात करूँ तो इन 2006 आई कंप्लीटेड माय O levels। इन 2008 आई कंप्लीटेड माय A levels फ्रॉम बीकन हाउस। और उसके बाद जो है मैं 2008 के बाद ACCA में चला गया और दिसंबर 2010 में मैंने जो है अपना ACCA भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ACCA कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एग्जामिशंस क्लेम किया ICAP में। उस वक्त एग्जामिशन मिलती थी मॉड्यूल ABCD की। उसके बाद मैं ICAP में आ गया। KPMG में मेरा 2011 में जो इंडक्शन हुआ और KPMG के साथ मैं जो है मुंसलिक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। विंटर 2014 जो दिसंबर 2014 की अटेम्प्ट थी, वो मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। और वो टाइम था मेरी आर्टिकलशिप भी एंड हो गई थी 2014 में। एंड देन उसके बाद 2014 के बाद से लेके 2017 तक मैं KPMG में ही रहा और फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री चला गया कुछ टाइम के लिए। और 2018 में ही मैंने इंडस्ट्री को भी खैराबाद कह के अपनी फर्म शुरू की, सऊद तारिक एंड को, ST एंड को के नाम से फर्म शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में आज जो है वो मैं अपनी फर्म को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। टीचिंग मैंने शुरू कर दी थी 2006 से भी पहले, आई थिंक 2005 में, 2005 व्हेन आई वाज माय O levels, तभी मैंने जो है O levels का पेपर पढ़ाना शुरू कर दिया था 2005 में। और उसके बाद 2005 से लेके 2014 अगस्त तक अगर मैं बात करूं तो इस पूरे अरसे में जो मैं ब्लू से आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, इसमें मेरे पास जो है वो O levels के सब्जेक्ट्स थे काफ़ी सारे, थ्योरेटिकल प्लस कैलकुलेशन बेस्ड। A levels के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई। उसके अलावा मैंने ACCA के बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए। तो ये सारा, और इनफैक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की कुछ चीज़ें पढ़ाई। तो ये सारा जो है तकरीबन 9 ईयर्स का जो है सफ़र रहा। और विद इन आर्टिकल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलती रही और मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ाता रहा। मगर अगस्त 2014 वाज माय टर्निंग पॉइंट।
अगस्त 2014 में मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार अब जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक पेपर होता था मैक मॉड्यूल एफ के अंदर, अब तो खैर ख़त्म हो चुका। तो यहाँ से मैंने जो है वो सीए की टीचिंग स्टार्ट की। इवन तो उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो कुछ ना कुछ लगातार चलता रहा था। मगर येस 2014 में आके मैंने जो है वो मॉड्यूल एफ का सबसे मुश्किल पेपर होता था ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो अब कॉस्टिंग हो गया है, और अब कॉस्टिंग भी अब बहुत आसान सा हो गया है, वहाँ से मैंने शुरू किया। और फिर उसके बाद 2014 से लेके 2018 तक, इनफैक्ट 2018 का टाइम था जहाँ तक ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बरकरार रहा। फिर ये पुरानी स्कीम में जो है वो ख़त्म हो गया था, मतलब जो प्रीवियस स्कीम है उसमें इसको ख़त्म कर दिया गया था। और इसी दौरान फिर मैंने 2016 के अंदर जो है कैफ 8 जो कॉस्टिंग होता है वो पढ़ाना शुरू किया, लिमिटेड सा एरिया। और 2016 के अंदर ही मैंने जो है वो बीएफडी का एरिया पढ़ाना शुरू किया। तो अगर मैं सीए की टीचिंग को थोड़ा सा सम अप करूं तो पहले मैक पढ़ाना शुरू किया मैंने 2014 से लेकर 2018 तक। 18 में ये सब्जेक्ट खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कैफ 8 जो कॉस्टिंग होता था वो स्टार्ट किया दिसंबर 2015 से। एंड उसके बाद बीएफडी का मैक एरिया होता था, सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोर्शन, जो अब खत्म हो चुका है नए सिलेबस में, मैं आगे बात भी करूंगा। ये एरिया मैंने शुरू किया दिसंबर 16 से, जब से ये एरिया जब जो है पेपर में ऐड हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने जो है जो फुल फ्लैज पढ़ाना शुरू किया बीएफडी, वो मैंने जो है क्या कहते हैं उसके बाद शुरू किया, आई थिंक यस इन क्या कहते हैं अक्टूबर 2000, इनफैक्ट अक्टूबर नहीं मार्च या अप्रैल 2019 से लेके मैंने फुल कोर्स कॉस्टिंग का पढ़ाना शुरू किया। और बीएफडी का एरिया भी मैं 2019 से लेके ऑनवर्ड्स जो है वो फुल फ्लैश पढ़ा रहा हूँ। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने बीएफडी सीफएफ 4 2019 से लेके ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चलता जा रहा है फुल फ्लैश। लास्ट टाइम मैंने MSA2 भी स्टार्ट कर दिया है। MSA2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 2 बैच हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो MSA2 भी जो है वो हमारा चल रहा है। और एक और पेपर जो कैफ 6 का है, तो आज अगर बात की जाए तो आज BFD CFAF 4 मेरे पास है, जिसकी हमारे पास क्लास चल रही है। कॉस्टिंग का एरिया है मेरे पास कैफ का, कैफ 6 MFA, कुछ मैनेजरियल पेपर है, एक नया ऐड हुआ है। ये सारे पेपर मैं फुल पढ़ाता हूँ। और MSA2 का एरिया मैं शेयरिंग में पढ़ाता हूँ। वो एक हमारे साथ टीचर हैं बहुत ज़बरदस्त, सर फुरकान। ये मैं जो है एक लिमिटेड एरिया जो है वो टीच करता हूँ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा अपना। तो टीचिंग अगेन शौक की वजह से कर रहे हैं जी इतने अरसे से, और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है टीचिंग को करते हो गई है। और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है जी टीचिंग को कंसिडर जो है कंटिन्यू रखने का। और ये शौक ही है जी, जिसकी वजह से कोशिश करते हैं कि जी स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा हेल्प कर सकें वो हेल्प करें। अच्छा, अब जरा कुछ बीएफडी की बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अहमद। बीएफडी की बात करते हैं। बीएफडी का बारे में पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप लोग के ज़हन में क्या है बीएफडी के बारे में, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीएफडी, आपके ज़हन में क्या है, फिर मैं अपनी बात करूँगा। आपको क्या लगता है व्हाट इज ऑल अबाउट बीएफडी, क्या सुना है आपने बीएफडी के बारे में? सीफएफ 4 तो है, वो तो मैंने बता दिया जी। क्या कह रहे हैं जी? लेंदी है। लेंदी क्या सिलेबस लेंदी है या पेपर लेंदी है? अच्छा जी, डिफिकल्ट एग्जाम आता है। अच्छा, मैं इस पर बात करूंगा। एडवांस लेवल कॉस्टिंग है, नहीं कॉस्टिंग एडवांस लेवल थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। बिजनेस वैल्यूएशन बिल्कुल आता है जी, इसमें डिफिकल्ट बहुत है, नहीं डिफिकल्ट चलें ठीक है मैं बात करता हूँ। लेंदी है, यस लेंदी पेपर आता है, इसमें कोई दो बात नहीं। कोर्स पहले लेंदी हुआ करता था, प्रीवियसली लेंदी कोर्स, बट नाउ इट्स लिमिटेड, इट्स मॉडरेट। प्रीवियसली कोर्स बहुत लेंथी था, बहुत ही लेंथी था, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया भी था, सही है। मगर अब ये मैं कहूँगा कुछ मुनासिब हो गया, ठीक है। पेपर लेंथी होता है, यस ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। सो स्पीड इज रिक्वायर्ड, आपको स्पीड चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। और दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, मैथमेटिक्स बेसिक वाली, ये नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या मैं आपसे कोई डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछूंगा, बेसिक्स एंड इंग्लिश विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश क्यों? फॉर रीडिंग। ये आपको मैं कहूंगा कि यार इसमें जो लोग अक्सर इस चीज को इग्नोर, बेसिक मैथ्स,
हाँ ठीक है, आपकी मैथ्स अगर वीक है तो टेंशन की बात नहीं, जितनी मैथ्स चाहिए उतना मैथ्स का टीचर मैं आपका बन जाऊंगा, ठीक है, जितनी मैथ्स चाहिए वो आपको लेक्चर से मिल जाएगी, मगर ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या सुना है आपने? पेपर मुश्किल नहीं आता यार, ये मैं बताता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, यस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, वेरी गुड पॉइंट। ये किसने कहा है जी? मोहम्मद ताहिर अंसारी ने बिल्कुल सही कहा है कि रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मगर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर टेकिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आफ्टर, जिसे कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। खाली प्रैक्टिस करने जाएंगे फंस जाएंगे, रटा नहीं है इसमें, नो रटा यार, नो रटा। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आपने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे कराएंगे, हम कितनी प्रैक्टिस कराएंगे, सब आपको बता देंगे इंशाल्लाह। मेजॉरिटी प्रैक्टिस आपको सेशन में मिल जाएगी। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से ये पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, ये वन ऑफ द ब्लेस्ड पेपर है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये उस पेपर की बात हो रही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्लेस्ड पेपर। आपको पता है विंटर 2020 कितने % बच्चा पास हुआ, पता है आपको ये बात? नहीं, लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से इंशाल्लाह तो परेशानी नहीं होगी। हर एक खूबसूरती बीएफडी की है, हर पिछला कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट को हेल्प करेगा, हर पिछला कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट को हेल्प करेगा, ये इसकी बड़ी खूबसूरती है। अच्छा ये बताएं, किसी को पता है कितने % बच्चा पास हुआ विंटर 2020 में? मैं एक आपके ध्यान में ना एक वो मतलब जो डर है वो निकालना चाह रहा हूँ। फिर समर 2021 में कितना बच्चा पास हुआ परसेंटेज वाइज, एग्जाम में कमेंट्स में लिखा होता है, और विंटर 2021 में अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो विंटर 2021 और फिर इन तीन का हम एवरेज भी निकाल लेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ ब्लेस्ड पेपर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। नहीं, विंटर 2020 में कितने % बच्चा पास हुआ? 49%। अब आप मुझे बताएं 49% एफएफआर से कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। 49% मुझे बताएं क्या अच्छा रेशियो है या बुरा रेशियो? विंटर 2020 ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मेरे ख्याल से 2 साल हुए, शायद 2 साल हुए, नहीं 2 साल भी नहीं हुए यार, 1.5 साल हुआ है। लो विंटर 2020 के लिए तो आप आए हो, ठीक है, 49% मतलब हर तकरीबन दूसरा बच्चा पास हो गया, सही है। अच्छा, और मैं बताऊंगा मजे की बात, तीनों पेपर में एक चीज कॉमन थी, ये एक चीज बताऊंगा अभी। अच्छा फिर 2021 में कितने % बच्चा पास हुआ? 22%। जाहिर सी बात है एग्जामिनर को कुछ तो करना था ना। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। 22% बच्चा पास हुआ, सही है, आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा है ना, 22% बच्चा पास हुआ, देख रहे हैं आप? अच्छा फिर उसके बाद विंटर 2021 जो इससे पिछली अटेम्प्ट थी, जून 22 तो अभी रिजल्ट नहीं आया, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 31% या 34% बच्चा पास हुआ। चलिए 31 कर लेते हैं, एक मिनट, ये स्लाइड चेंज हो रही है बार बार, 31% कर लेते हैं। तो अब इसका जो एवरेज पासिंग रेशियो है वैसे 30s ही है, वैसे जो एवरेज है वो 30s ही है, और 30s इज नॉट अ वेरी बैड नंबर यार, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट नंबर। आपको पता है अभी जो कैफ का रिजल्ट आया, कैफ का रिजल्ट, मैं सीफैप के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, अभी कैफ के रिजल्ट में बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनके पासिंग परसेंटेज 21, 22, 23 ऐसे हैं। अब अगर आपको यार एक पेपर मिल रहा है जिसका पासिंग परसेंटेज 49 तक भी गया हुआ है, 22, 31, आप एवरेज निकालें जरा कैलकुलेटर, मेरे पास भी, आप भी एवरेज निकाले, मैं भी निकालता हूँ पिछले 3 अटेम्प्ट का, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, 34% पासिंग परसेंटेज आ रहा है। तो मुझे बताएं 34 तो यार मतलब एक मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है, डर लग रहा है कि हर 3 में से एक बंदा पास होगा, हर 3 में से एक बंदा पास होगा, मगर मैं एक बात है क्यों कर रहा हूँ, ये एक मसला ये है कि हम अच्छी चीज को नहीं देखते, नेगेटिव चीज को देखते हैं। मजे की बात बताऊं मैं आपको, चाहे ये पेपर हो, चाहे ये पेपर हो, चाहे ये पेपर हो, इन तीनों पेपर में एक चीज थी, लेंथी पेपर। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, आप विंटर 2020 के स्टूडेंट से उठा के पूछ लें कि आपने पेपर कंप्लीट किया है, वो बोलेगा नहीं जी 80 से 85 मार्क का अटेम्प्ट हुआ। आप समर 2021 के स्टूडेंट को उठा के पूछें जो पास हुआ है, हाँ जी आपने पूरा पेपर किया है, वो बोलेगा नहीं जी मैंने जो है 80 से 85 मार्क्स का किया। आप विंटर 2021 के बच्चे को उठा के पूछें, हाँ जी आपने पूरा पेपर किया है, वो बोलेगा मैंने भी 80 से 85 किया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये वाली जो अटेम्प्ट थी ना, कौन सी वाली, दिस वन, विंटर 2021, इसमें हमारे स्टूडेंट का मेरिट भी आया है, ठीक है जी, इसमें हमारे एक स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी आया है। और मैंने इससे पूछा भाई कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो उसने कहा जी मैंने भी 90 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट किया था। 90 से कुछ आप 1-2 मार्क्स प्लस माइनस कर ले, प्लस ही कर ले, माइनस तो नहीं, 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट था साद बिन सुहेल, काफी मिलता जुलता नाम है उसका मेरे नाम से, खैर, तो साद बिन सुहेल सेट के नहीं है, मैंने भी सर मैं ज्यादा मतलब जिसे कहते, तो इसके बावजूद मैं कहने का मतलब क्या है
कि लेंथी पेपर अगर आता है और आप 80 से 85 मार्क का क्वालिटी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपके पास होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और इस पेपर में भी यही हुआ। अभी आपने जून 22 के बारे में सुना होगा कि बीएफडी का पेपर थोड़ा सा लेंथी आ गया है, थोड़ा सा अजीब सा आ गया है, ऐसा आ गया वैसा आ गया, बट स्टिल आई एम अगेन श्योर इंशाल्लाह पासिंग परसेंटेज विल बी नियर टू 30 इंशाल्लाह। ये बड़ा ब्लेस्ड पेपर है। और ये मैं आपको बताऊं, ये पासिंग परसेंटेज जो है ना, इसके बुरे, मैं तो 2014 से पढ़ा रहा हूँ ना, सीए फाइनल का भी पढ़ाया, बताया मैंने आपको, बुरे नहीं आ रहे। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, यकीन करें उसमें ऐसे भी मैंने दौड़ देखे हैं, पूरे पाकिस्तान से 100 बच्चे पास, पूरे पाकिस्तान 50 बच्चे पास, सॉरी विंटर 15 में मैंने 130 बच्चे पढ़ाए फिजिकल क्लास में, 135 स्टूडेंट, 130 स्टूडेंट इन विंटर 15, और कितना बच्चा पूरे पाकिस्तान में पास हुआ, 50। अब आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में 50 हो, तो मेरी क्लास में सारा तो नहीं बच्चा होगा ना जो पास हुआ होगा, कुछ बच्चा लाहौर का भी पास हुआ होगा, कुछ इस्लामाबाद का भी पास होगा, फिजिकल क्लास होती थी उस वक्त कराची में। तो कहने का मतलब है मेरे कितने बच्चे पास, 50 में 20-22 पास हो गए होंगे, 25 पास हो गए होंगे बहुत से बहुत। तो कहने का मतलब है आप 134 135 पढ़ाएं, उसमें से खाली 20-22 बच्चे पास हो, तो आप सोचें क्या गुजरेगी आप पे एज अ टीचर और क्या गुजरेगी स्टूडेंट पे। तो बीएफडी के अंदर मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लैकआउट नहीं देखा, ठीक है। एक और अटेम्प्ट थी, उसमें पूरे पाकिस्तान 100 बच्चे पास हुए, मगर बीएफडी के परमानेंट ग्रेड आप देखें 300 400 350 370, ठीक है, इतने मिलेंगे आपको, विच शोज के नहीं यार वाकई और पासिंग परसेंटेज बता रहे, ये एक ब्लेस्ड पेपर है। अगर आप पढ़ के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, मैं आपको पहले दिन बता रहा हूँ पेपर निकलेगा, ठीक है। कुछ इश्यूज हैं हमारे साथ, ठीक है, कुछ इश्यूज रहेंगे हमारे साथ, इसके लिए हमें काम करना, ये नहीं मैं कह रहा कि इन इश्यूज पे काम नहीं करना, मगर इस थॉट से पढ़ना है हमने कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं एग्जामिनर में हमारा सिला देगा, अगर हम पढ़ के जाएंगे तो हमें हमारा सिला मिलेगा। यहाँ खुदा ना खास्ता वो केस नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कहे एग्जामिनर जबरदस्ती फेल कर देगा। खैर, तो एक बात मैंने कहा यहाँ पे मैं आपसे करता चलूं कि यस स्पीड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, थ्योरी भी आती है इसमें थोड़ी बहुत, बिल्कुल यहाँ पे थ्योरी बहुत आई थी, मजे की बात ये 40 मार्क के करीब की थ्योरी थी, मगर अच्छी बात ये कि जो थ्योरी आई थी हमारी बुक से कवर हो गई थी, बुक हमारी अलाउड है, अल्लाह का शुक्र है, पेपर में ले जाते हैं बच्चे। तो खैर, तो ये हमने बात कर ली बीएफडी से रिलेटेड। अच्छा, और उसके अलावा आगे चलते हैं, पिछले 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। अच्छा, बड़ा ये इसका पेपर ना बड़ा मतलब प्रेडिक्टेड पैटर्न है, इवन तो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया पैटर्न, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा पैटर्न क्या है। थोड़ा सा ये ऑब्सोलीट हो गया पैटर्न क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मगर अगेन ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि मोर और लेस मेन टॉपिक्स वही है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप लोगों ने कैफ 8 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैफ 8 पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उसी का एडवांस वर्जन है, समझे, ये उसका एडवांस वर्जन है। तो ये इसकी वेटेज आप देख रहे हैं 29%, इसका एक कंफर्म सवाल है पेपर में लाजमी। पिछली 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस है विंटर 16 से विंटर 21, जो पुरानी स्कीम के मुताबिक था। अब चूंकि थोड़ी स्कीम चेंज हुई है, थोड़ा बहुत चेंज आया है। अच्छा, इसके अलावा वैक एक टॉपिक है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। पोर्टफोलियो चोरी ये एक न्यू टॉपिक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग अब है हमारे कोर्स में, लीनियर प्रोग्रामिंग भी हमारे कोर्स में है, रिस्क एनालिसिस भी हमारे कोर्स में, ये एरिया बहुत लिमिटेड सा है। तो एक सवाल इसका लाजमी है, वैक इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसका नई इसमें बड़ी वेटेज हो गई है, ठीक है जी। एक सवाल अब आप देख रहे हैं इस सेक्शन से, जो ये अभी नए ग्रेड में भी सेक्शन है, 44%, ऑलमोस्ट हाफ पेपर यहाँ से आया। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से नमाज का भी टाइम हो गया मगरिब का, और नमाज हम टाइम से पढ़ते हैं, हमारी प्रैक्टिस ये रही है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे नमाज का ब्रेक लेते हैं, मगर हम वापस आएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने एजेंडे मैंने आपको बता दिया, काफी सारे एजेंडे जो हम मिस नहीं कर सकते आज के सेशन में। तो लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक, अजान भी हो रही है, मेरे ख्याल से इसमें हमें ब्रेक कर लेना चाहिए। नमाज ब्रेक है जी टिल 7:55 PM, आधे घंटे का नमाज ब्रेक करते, सुकून से नमाज पढ़ लेते हैं, और नमाज कर वापस जरूर आइएगा, क्योंकि ये मैंने कहा ना आज का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने रोका है। सबसे कंटिन्यू करने की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह 7:55 पे हम नमाज पढ़ लें आराम से, और फिर 7:55 पे कंटिन्यू करेंगे। 9:10 9:05 पे इंशाल्लाह हमारा सेशन एंड हो जाएगा आज का। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, तो हमारी बात हो रही थी कि हमारे पास पिछले 10 अटेम्प्ट जो कि प्रीवियस स्कीम से रिलेटेड थे, तो उनमें क्या वेटेज रही है। तो एक सेक्शन ए हुआ करता था, जो कि आज भी सेक्शन ए में ही है ये, तो उसकी जो वेटेज हमारे सामने आ रही है वो आ रही है तकरीबन 44%, ठीक है जी। उसके अंदर एक वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जो कैफ 8 कॉस्टिंग जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उसमें एक टाइम वैल्यू मनी का टॉपिक हुआ करता था, उसका एडवांस वर्जन है। बाकी वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चीज, डिस्काउंट फैक्टर अक्सर गिवन होता था, मगर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बात हमें वैक में सीखने को मिलेगी, बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। इवन तो अब ये एरिया भी कैफ में आ गया है अभी मतलब रिसेंट पिछली स्कीम में,
नई स्कीम में, मगर हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इसी तरह पोर्टफोलियो थ्योरी एंड सीएबीएम भी बिल्कुल नया टॉपिक होगा इंटायरली, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस होगी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो बात होगी यहाँ पे कि कैसे स्टॉक मार्केट में फंड्स ऑपरेट करते हैं, किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा शेयर रखना है, कौन सा शेयर बेच देना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह यहाँ होंगी। रिलेवेंट कॉस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आपने क्यूटी में पढ़ा हुआ है, बहुत लिमिटेड सा, मगर उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक थोड़ा मजीद एडवांस वर्जन में देखना होगा। रेलिवेंट कॉस्टिंग वेरी लिमिटेड, जो आपने कॉस्टिंग में देखा था वो बहुत ही सीवियर था, वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा कि डिटेल्ड था। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक लिमिटेड सा एरिया है जो अभी भी कोर्स का पार्ट है, इवन तो मैक का एरिया मगर हल्का फुल्का अभी भी कोर्स का पार्ट है। तो ये सब मिला के 44% बनता है, मगर एक सवाल लाजमी जो मैंने आपसे कहा कंफर्म आएगा वो यहाँ से आएगा, और इस नई स्कीम में मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से भी अब एक सवाल बनना चाहिए। एक्सपर्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे यार, ये मुश्किल है, एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत तजुर्बा चाहिए होता है, मगर ये आपको एक रैशनल, एक लॉजिक और एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि लोग ऑपरेट कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सेक्शन बी मर्जर एंड इक्वेशन, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। आपने कुछ अर्से पहले सुना था कि जैज और वारिद मर्ज हो गए। आजकल एक न्यूज आ रही है यूफोन और टेलीनॉर मर्ज हो रहे हैं, कहीं सुना है किसी ने? मर्ज हो रहे हैं या हो गए हैं? टेलीनॉर और यूफोन के बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद ये दोनों भी मर्ज हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो ये सारा एरिया, सनोफी अवेंटेस एक हमारा क्लाइंट रह चुका है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में अल्हम्दुलिल्लाह काफी फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सनोफी एंड अवेंटेस इज आल्सो अ मर्जर, ठीक है। केपीएमजी तासीर हादी एंड को इज आल्सो अ मर्जर। खैर, तो ये मर्जर एंड इक्वेशन का एक एरिया है, ये भी मैं समझता हूँ कि अभी भी कंफर्म क्वेश्चन है, अभी भी इवन तो ग्रेड थोड़ी चेंज हुई है नई स्कीम में, मगर मैं समझता हूँ कि इसका कंफर्म क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20%, यानी कि 1/5 पेपर यहाँ से आएगा हमारा। इसी तरह फॉरेक्स, अच्छा इसका वेटेज अब बढ़ गया है, इसको मैं यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए। जो फॉरेक्स का एरिया है ना, सॉरी, ये जो फॉरेक्स का एरिया है हमारा, इस एरिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि इस एरिया की वेटेज अब बढ़ गई है। कंफर्म क्वेश्चन तो है, मगर अभी 17 मार्क का नहीं आएगा। अब ये नई स्कीम में इसकी वेटेज बढ़ा दी गई है, मैं भी ग्रेड आपको दिखाऊंगा नई स्कीम। अब इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 20 से 25 हो गई है, 20 से 25 का क्या मतलब है कि एक हैवी ड्यूटी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेक्स पे। अरे भाई एक मिनट, तो आपने सुना है ना आजकल दुनिया का बहुत बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला क्या है आजकल? पाकिस्तान के मसले तो बहुत हैं, मगर एक बहुत बड़ा मसला है डॉलर का, कि डॉलर के रेट अब बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसकी वजह से इंपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या नुकसान, कैसे उसको कवर किया जाए, हेजिंग कैसे की जाती है, हेजिंग टेक्निक्स और ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पे कवर की जाएंगी, बहुत ही प्रैक्टिकल आपको जो है ये टॉपिक लगेगा। इसकी वेटेज बढ़ा दी गई क्योंकि दुनिया में भी इसका बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि रोल रहा है फॉरेक्स का, पाकिस्तान में भी बहुत रोल रहा है, और नई स्कीम में इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें इसको और ज्यादा जो है डिटेल में देखना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये एरिया ऐसा ही अब कट चुका है जी सिलेबस, नाउ दिस इज नो मोर, ये चला गया। पहले इसका एक कंफर्म सवाल होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कॉस्टिंग का एडवांस है, जिस जहाँ से मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया, बट खैर अब ये डिलीट हो चुका है। 19 मार्क्स की जगह 19% वेटेज, इसका 20% ऑलमोस्ट ग्रेड थी, ये जो है आपकी अब डिलीट हो चुकी है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा ये वो है जो कोर बीएफडी का एरिया है, ये दिस इज कोर बीएफडी, ये कोर बीएफडी का एरिया थोड़ा सा खुल गया है, जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। जैसे इस बार जो पेपर है मैंने देखा कि उसने यहाँ से थोड़ी और डिटेल चीजें पूछ ली, वैक का भी डिटेल सवाल पूछ लिया, हालांकि ये तो चले पूछना ही था, मर्जर इक्विजिशन और रिस्क एंड क्या कहते हैं फॉरेक्स, ये तो पूछना ही था, मगर इस एरिया में जो कि असल कोर बीएफडी है, यहाँ से मैं समझता हूँ कि सवाल थोड़ा सा और ज्यादा मार्क्स का आया, जो कि एक अच्छी बात है कि ठीक है माइंड आपका वो रहेगा। मगर ये जो टॉपिक्स है इनमें से ट्रांसफर प्राइसिंग वाज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ था कॉस्टिंग में, मगर इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ जो था थोड़ा एडवांस था, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस और सेल्स के वेरिएंसेस, ठीक है, ये सारे वेरिएंसेस जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते थे, जो अब चला गया। वर्किंग कैपिटल का लिमिटेड सा एरिया मैं कहूँगा अभी तक मौजूद है, लिमिटेड था, मगर मैं इसको बहुत ही लिमिटेड कहूँगा, ठीक है जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में मसला नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में मसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपको, मगर क्या कर सकते हैं, आई के अपने हटा दिया है तो हटा दिया जी, ठीक है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आपने कैफ में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सही है। तो इसीलिए अच्छा मसला ये है कि अब ये नई स्कीम में चला गया, तो आपको मसला क्या होगा कि ये कॉस्टिंग में कैफ 3 में आज के दौर में, और ये कैफ 6 में आज के दौर में, ठीक है। ये मैं समझता हूँ पूरे बीएफडी से भी फिलहाल गायब हुआ है, ये कब आता है, कभी आएगा, मुझे
लगता है कि कभी ना कभी ये ट्रांसफर प्राइसिंग किसी ना किसी कोर्स में ऐड करेगा, ये कब करेगा और किस कोर्स में ऐड करेगा आईकैप का एग्जामिनर वो वक्त बताएगा, मगर आज के दिन मैं समझता हूँ ये कहीं भी शामिल नहीं। तो खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पूरा एरिया हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 19-20 मार्क की जगह जो है वो निकल गई है और उसकी वजह से बाकी एरिया पे वो फोकस कर रहा है। अच्छा ये पुरानी स्कीम थी, देख रहे हैं उसमें ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 20 मार्क का एरिया होता था, ठीक है जी। तो नहीं पढ़ा आपने तो खैर है, कोई बात नहीं जुनेद, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बजटिंग तो है ही नहीं आपके पास, टाइम वैल्यू मनी बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक से कि समझे कुछ भी नहीं आता आपको। कैफ थिंग्स पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है सब, मगर वो मैंने जैसे कहा कि इसीलिए हम स्टार्ट बहुत बेसिक से करेंगे ताकि अगर कैफ में किसी का बहुत अच्छा नहीं भी है, लेट से कॉन्सेप्ट या बहुत टाइम हो गया किसी को कैफ में ये सब चीजें पढ़े हुए, तो उसको कोई परेशानी ना हो और उसको कोई दिक्कत ना हो। जिसने पढ़ा होगा उसको थोड़ा मजा आएगा, आसान लगेगा, मगर जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको जो है ज्यादा फायदा हो जाएगा कि चलो ठीक है जी, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही होगी। तो ये एरिया अब जा चुका है जी पुरानी ग्रेड के मुताबिक। और अब जब नई ग्रेड हम देखते हैं तो ये देखें, नई ग्रेड में मैंने आपको बताया 20 से 25 मार्क की वेटेज हो गई। जो फॉरेक्स का एरिया था, जो रिस्क मैनेजमेंट का एरिया था, जो पहले 15 से 20 मार्क का था, अब आप नई स्कीम में देखेंगे तो ये 20 से 25 मार्क का हो गया, ठीक है जी। अच्छा ये टीचिंग आवर्स ऑब्वियसली किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारे जो टीचिंग आवर्स हैं वो इससे कई गुना ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक वी आर नॉट फॉलोइंग दिस टीचिंग आवर्स, दे आर मतलब आईकैप ने अपनी तरफ से रख दी है। बट वेटेज वाइज अगर देखी जाए तो ग्रिड ये ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, मगर यस ग्रिड चेंज हो चुकी है। ये फॉरेक्स का एरिया है, मर्जर इक्विजिशन का एरिया और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड मर्जर एंड इक्विजिशन। मर्जर इक्वेशन जो मैंने आपको बताया ना, जैसे जैज वालिद का मर्जर हुआ, टेलनॉर और यूफोन की बातें आ रही है सामने, बैंक्स में बड़े मर्जर्स हुए हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन वाज अ मर्जर बिटवीन हबीब बैंक एंड मेट्रोपॉलिटन बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड मर्जर एंड एक्विजिशंस, ये एरिया आपका जो है वो कहाँ चला गया, मर्ज हो गया, ग्रेड ए में चला गया, हालांकि पहले ये अलग अलग ग्रेड थी। इसी तरह ये कैपिटल सोर्सेज, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया, जिस पे इस बार सवाल भी आया, ये आपकी ग्रेड बी में आ गया। पहले से कोर्स कम हुआ है जी, बिल्कुल पहले से कोर्स कम हुआ है। मैंने कहा ना मैथ पोर्शन वाज वेरी लेंथी यार, एंड मेनी पीपल वर, जिसे कहते हैं ना कि यार वरीड के भाई हम करें क्या, ठीक है, उनको काफी जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम फेस होती थी कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि आसानी हो गई है, सही है। और मैंने एक चीज आपको बता, एक चीज याद रखिएगा कि यार देखें जो कोर्स बड़ा होता है ना, सही है, मैं दिखाता हूँ बिल्कुल फैसल, बिल्कुल मैं पिछली स्लाइड आपको दिखाता हूँ। एक बात याद रखिएगा, देखें जब कोर्स लेंथी होता है ना, ये मेरा एक तजुर्बा रहा है, तो पेपर आसान आता है। जैसे बीएफडी के पास मैंने 49% तक भी गया यार। अब कोर्स जो के थोड़ा सा इस बार मॉडरेट हो चुका है, उसूल ये कहता है कि अब पेपर जो है वो मॉडरेट आना चाहिए, ये उसूल कहता है, ठीक है। तो मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक रूल है जो मैंने देखा आईके के दूसरे पेपर में भी फॉलो हो रहा होता है कि कोर्स लेंथी होता है तो पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है, कोर्स मॉडरेट होता है तो पेपर मॉडरेट हो जाता है, थोड़ा लेवल बड़ा है बीएफडी में। तो हम क्या करेंगे नया, ये भी मैं बात करूंगा आपसे। तो ये 3 है ग्रिड्स। अच्छा अगेन मैं कहूंगा देखिए यार, बात ये कि ग्रिड से बस ये फायदा हो गया कि पता चल गया फॉरेक्स की वेटेज बढ़ गई, मगर कोई चीज छोड़नी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये सबसे हल्की ग्रेड है तो इसको जो है छोड़ दो, आखिर में देख लेंगे, या ये कह लें कि नहीं यार 25-30 मार्क की ग्रेड है तो इसको देख लेंगे, 40-60 मार्क की ग्रेड है यहीं से 50 उठाने, ऐसी कोई बात नहीं। हम हर किसी को 100% पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। सिर्फ ग्रेड ये है कि चलो जी एक आइडिया हो गया कि हाँ यार चेंजेस आ गई। मगर मैं वैसे बता दूं कि अब ये ग्रेड बहुत ना, जैसे कहते हैं ना कि एक आपने वर्ड सुना होता है कि बहुत ही खुली ग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा इसमें ना स्पेसिफिक ग्रेड नहीं है, ये बड़ी ओपन कर दी है ग्रेड। तो आई थिंक हम बहुत ज्यादा जो है परेशान नहीं होंगे ग्रेड की वजह से, और हर चीज हमें 100% पढ़ के जानी है जी, हर चीज को वेटेज देनी है। एग्जामिनर के पास वैसे ही लिमिटेड हो गया कोर्स, मॉडरेट हो गया कोर्स, तो अब वो कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ रहा है। इस पेपर में जो अभी जून 22 का पेपर था उसमें आप यकीन करें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट टेस्ट किए, और स्टूडेंट्स का ही कहना था सर ऐसा लगा कि उसने कुछ छोड़ा नहीं, और जो कि अच्छी बात भी है। अच्छा ये डिटेल आ रही है इसकी, प्रीवियस स्लाइड की रिक्वेस्ट की थी किसी ने, ये प्रीवियस स्लाइड याद है, मगर ये प्रीवियस स्लाइड पुरानी स्कीम की है, ये इसमें जा चुका है, ठीक है। और प्रीवियस स्लाइड पे आप कह रहे हैं तो ये वाली स्लाइड थी। फैसल ये कौन सी स्लाइड की बात कर रहे थे आप? ठीक है मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाए। अच्छा अब ये डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। हम नया क्या करेंगे जैसे हम जून 23 के लिए,
दिसंबर 22 से जून 23 के लिए हम नया क्या करेंगे, कुछ लिमिटेड MSA2 के क्वेश्चंस। मैं आपको पोर्टल भी विजिट करा दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पोर्टल भी है, मैं आपको विजिट कराऊंगा एंड में, सही है। तो कुछ लिमिटेड MSA2 के क्वेश्चन हम मजीद करेंगे फर्दर, इवन तो लास्ट टाइम भी हमने कुछ किए थे और आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा एग्जामिनर अलाइन कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। पेपर में इस बार क्या हुआ, जो मैं आपको जून 22 के पेपर का बताऊं, तो जून 22 का जो पेपर था 7 पेजेस का था। इतना बड़ा पेपर नॉर्मली आता नहीं, नॉर्मली पेपर जो आता है वो 5 पेजेस के आसपास आता है, मगर 7 पेजेस का पेपर था। 7 पेजेस का मतलब है कि यार खाली पेजेस तो नहीं होंगे, तो इट मीन डेटा बहुत मैसिव था। और MSA2 के पेपर की बात करूं तो MSA2 का पेपर जो होता है वो तकरीबन 11 से 12 पेजेस का होता है, 11 से 12 पेजेस का होता है, और एक ही सवाल जो क्वेश्चन 1 होता है उसका 6 पेजेस का होता है ऑलमोस्ट, जो स्टैंडर्ड साइज। तो कहने का मतलब है कि मैसिव डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है MSA2 में। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि वो आपको जो है वो तैयार करे MSA2 के लिए, क्योंकि जब मैं बीइंग MSA2 टीचर, जब मैं MSA2 देखता हूँ आज, तो मुझे बड़ा हैरानी होती है ये देख के कि यार MSA2 जैसा कोई पेपर तो है ही नहीं पूरे ICAP में। तो ये इशू एड्रेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे लग रहा है कि CFAP 3 जो अभी मेरे ख्याल से CFAP 3 का पेपर भी सुनने में आया है कि थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड है, और काफी बातें इसने MSA2 जैसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की है। ठीक है, ABC वाली स्लाइड है, अच्छा वो मैं बता देता हूँ आपको, इसकी बात करें, ये अब ग्रेड A में, नई ग्रेड में, ये अब ग्रेड A में, नई ग्रेड में, ये ग्रेड C में, इसके कुछ टॉपिक ग्रेड B में चले गए, मगर ये पूरा ग्रेड A में आ चुका है, ये पूरा ग्रेड C में है, और ये अब डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है। तो ये पुराने और नए सिलेबस को अगर मैं मोटा मोटा अलाइन करूं तो ये, अच्छा ये इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। तो एक और इसमें जो काम करेंगे, कुछ ACCA के क्वालिटी क्वेश्चन, ACCA के काफी क्वालिटी क्वेश्चन हमारी किताब में पहले से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, P4 लेवल के, AFM लेवल के, जिनके अंदर हमारी किताब है, वो जो देख लेंगे, हमारी किताब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे आप देखेंगे काफी सारे ACCA के सवाल रखेंगे जो 1.5 पेज के सवाल होते हैं, एक 1.5 पेज, मैसिव डेटा। फॉरेक्स में मैंने कुछ सवाल एंड में कराए थे ऐसे ही, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, कोर्स खत्म होने के बाद मैंने कहा चलो यार देख लो, ठीक है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा हमें इन दो जो एरिया पे फोकस करना होगा। थर्ड नंबर में जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, थ्योरी। अभी तक अल्लाह का शुक्र है हमारा लक चल रहा है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, लक चल रहा है कि जो थ्योरी है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक में से आ रही है। बुक कवर्स टेस्टेड थ्योरी, जो पेपर में थ्योरी पूछी जा रही है एग्जामिनर की तरफ से, अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो जो हमारी बुक बनी है डेडिकेटेड, वो बुक से बड़ा हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है। मगर फिर भी दो तरह की थ्योरी होती है, एक होती है रॉ थ्योरी, एक होती है एप्लीकेशन वाली थ्योरी। तो रॉ थ्योरी की तो खैर है, वो आप बुक से लिख लेंगे इंशाल्लाह, ICAP SI टेक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो आप 2-3 बुक्स लेके जाते हैं अपने साथ, 3 बुक्स अलाउ है। मगर जो एप्लीकेशन वाली थ्योरी है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा और मजीद एफर्ट करने की जरूरत है। तो ये एरिया थोड़े से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नए होंगे, जो हम इस बार एड डाउन करे होंगे। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऑप्शन 1 ले लिया है, ये बात मुझे आगे करनी थी मगर मैं भी कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन 1 ऑलरेडी ले लिया है और माशाल्लाह वो पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, वो उन स्टूडेंट से बात हो रही है जो स्टूडेंट ऑलरेडी जैसे कहते हैं इनरोल होके पूरा एक कोर्स इकट्ठा लेके पढ़ रहे हैं, उनको ये एक तशवीश हो सकती है कि भाई ये नया एरिया हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए परेशानी की बात नहीं है, आपके पोर्टल पे उसको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका जो पोर्टल है रेलेवेंट, उसमें जो है एक नया सेक्शन बना दिया जाएगा जिसमें जो नई वीडियोस होंगी, जो दिसंबर 22 के लिए नए लेक्चर्स, अगर कोई नया काम कराया जाएगा अगर, तो वो सारा का सारा उस टैब में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और अपने हिसाब से कोर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स BFD में इस्तेमाल होंगी, जैसे ऑलपर्स की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ऑलपर्स किसका ब्रांड है मुझे बताएं। ऑलपर इज इन्वेस्टमेंट, इवन तो काफी पुराना टाइम हो गया मगर एक कॉमन एग्जांपल है तो हम बात कर सकते हैं जी। तो पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा ना, देखिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। ऑलपर्स के बारे में जानते हैं जी, ऑलपर्स किसका ब्रांड है जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद, मुबशिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, असद सही कह रहे हैं, उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंग्रो का ब्रांड है, बिल्कुल सही है जी। और कोई ब्रांड बताएं एंग्रो का ऑलपर्स के अलावा? नहीं, नेस्ले का नहीं है, नेस्ले का ऑलपर्स नहीं है, नेस्ले का मिल्क पैक है। और इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा ब्रांड है एंग्रो का, ओमोर, सीजन भी है ना आइसक्रीम का, बिल्कुल ओमोर। तो काफी जिसे कहते हैं, और अभी और भी चीजों में आ रहे हैं, सही है, सुने पावर सेक्टर वगैरह में भी आने की कोशिश कर रही है।
तो कहने का मतलब है अमोर नहीं उमोर है, खैर ए से नहीं है, ओ से है जी। तो कहने का मतलब है कि अगेन काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि भाई इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की होती है। आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि फ्राइज लैंड कंपेनियन ने स्टेक ले लिया था 51%। ओके दैट्स ग्रेट। एंग्रो पॉलीमर भी है, एंग्रो फर्टिलाइजर भी है, एंग्रो के ये फूड भी है, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो अब ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ता है, अप्रेज करना पड़ता है। पावर प्रोजेक्ट, बिल्कुल मैंने कहा ना पावर सेक्टर बिल्कुल आ रहे हैं, सही कह रहे हैं अब्दुल्ला। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है कि हम ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होंगी, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करेंगे, इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा जब प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा एक और जैसे आता है कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल है एसेट रिप्लेसमेंट, कि गाड़ी कितने अरसे में रिप्लेस करें। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है, पाकिस्तानी सोच क्या है कि गाड़ी जल्दी रिप्लेस करनी चाहिए या देर से रिप्लेस करनी चाहिए। सवाल है मेरा, एक आम आदमी के दिन में क्या आता है कि गाड़ी जल्दी रिप्लेस करें या 2-2 साल 3-3 साल में रिप्लेस करें या आराम से रिप्लेस करें। प्रैक्टिकली मतलब एक मैं अगर वैसे कॉर्पोरेट की थॉट सोच भी कह लूँ, हाँ, मगर इसमें मसला क्या है, इसमें दो इशूज हैं। अगर आप गाड़ी देर से रिप्लेस करते हैं तो उसमें इशू क्या है, उसमें इशू दो है। इशू ये है कि अगर आप देर से रिप्लेस करेंगे तो आपको जो एक तो प्रोसीड मिलेगी बहुत थोड़ी मिलेगी, बहुत थोड़ी मिलेगी, प्रोसीड बहुत कम मिलेगी। और दूसरा एक और मसला ये आएगा कि आपका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी, यस, वेयर एंड टेयर बहुत बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने सेशन में एक बार पेपर में सवाल भी आया, बहुत अरसे बाद सवाल आया, 2016 के बाद से भी 2022 में सवाल आया, 6 साल बाद सवाल आया। और मैं अभी आप आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा कि नई स्कीम में कुछ फायदा भी हो गया, जो टॉपिक बेचारे जिनका नंबर नहीं आता था उनको फायदा हो गया। तो अब ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई जल्दी रिप्लेस करते हैं क्या, जल्दी ऐसे रिप्लेस करने में क्या फायदा होगा। जल्दी ऐसे रिप्लेस करने में फायदा ये होगा कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। रीसेल समझते हैं कि गाड़ी महंगी बिक जाएगी, ज्यादा पैसे नहीं गिरेंगे उसके। और दूसरा फायदा क्या है कि मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, सही है ना, क्योंकि आपने जब गाड़ी शुरू में ही बेच दी 2-3 साल में तो उस वक्त इतना ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ होता, परेशानी से भी बच गए, कॉस्ट से भी बच गए, पैसे भी ज्यादा मिल गए। तो ये एक एडवांटेज है। मगर वो अलग बात है कि यार राइट से इतना महंगा खर्चा करना वो भी आसान नहीं है कि बार बार हम 2-2, 3-3, 4 साल बाद इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट अरेंज करें। दैट्स द इशू। मगर यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट मे बी पॉसिबल दैट वी मे रिप्लेस आवर एसेट इन 2 years, we may replace our asset in 3 years, we may replace our asset in 4 years or something else। ठीक है जी। पाकिस्तान में सही कह रहे हैं कि प्राइसेस जो है माशाल्लाह जिस तरह से मोनोपोली है हमारी यहाँ गाड़ियों की, कंपनियों की, सही कह रहे हैं, उल्टा ही हो जाता है, महंगी हो जाती है बिल्कुल। मगर दुनिया में आपको पता है कि इस तरह से नहीं रहता सिनेरियो, दुनिया में इस तरह की चीजें नहीं रहती हैं। खैर, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी के एसेट रिप्लेसमेंट, भाई ये भाई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इंश्योरेंस की कॉस्ट में मसला आता है। जितनी गाड़ी टूट फूट हो रही होगी उतनी इंश्योरेंस की कॉस्ट ज्यादा आएगी। जितनी गाड़ी टूट फूट नहीं हुई होगी, एक अच्छी कंडीशन की होगी, तो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम लगेगा। खैर, तो पाकिस्तान में तो ये ओन वगैरह का भी चक्कर है जिसकी से थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर दुनिया में जाहिर सी बात है इसको कंसिडर किया जाता है। और अच्छा, उसके बाद टैक्सेस, टैक्स आपने कौन कौन से पढ़े जी? इनकम टैक्स हमारा आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। इसके अलावा सेल टैक्स यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे होंगे। ये इसमें क्या कहते हैं, ये नहीं कि मैं टैक्स का पेपर पढ़ा रहा हूँ, मगर टैक्स की कुछ लिमिटेड नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स का नाम आपने सुना है? टर्नओवर टैक्स का नाम सुना है आपने? व्हाट इज टर्नओवर टैक्स? बिल्कुल, सेल टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, विदहोल्डिंग टैक्स आ गया, एडवांस क्वार्टरली टैक्स आ गया, अल्लाह माफ करे वो भी है इसमें। एडवांस क्वार्टरली टैक्स भी है जी हमारे कुछ सवालों में। फिर टर्नओवर टैक्स भी हमारे कुछ सवालों में। तो आप देख रहे हैं टैक्स की भी नॉलेज। इवन तो ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स का पर्चा पास करके यहाँ पे आना है, जितनी टैक्स की नॉलेज चाहिए वो आपको क्लास में दे दी जाएगी, वो टेंशन की बात नहीं। मगर कहने का मतलब बहुत मजेदार एरिया है बीएफडी का कि आपको प्रैक्टिकली टैक्स के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ही एरिया आएगा जिसमें मुख्तलिफ टैक्स के साथ डील करना देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं हमारे पास? और ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो गया नई स्कीम में। इसकी ग्रेड, क्योंकि ग्रेड में उसने अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंस बढ़ भी गई है। और आई गेस इस बार पेपर में भी इसका कुछ मुनासिब सवाल भी आया है। नॉर्मली सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? सही कह रहे हैं फैजान शमीम, और कोई ट्राई करे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन बिन सलीम कि हमारे पास 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, एक डेट होता है और इक्विटी होता है। एक डेट होता है और इक्विटी होता है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल, डेट कब फेवरेबल है और इक्विटी कब फेवरेबल है? डेट कब फेवरेबल है और आज के दौर में क्या लग रहा है आपको, स्टॉक मार्केट के हालात क्या कह रहे हैं?
क्या हम इक्विटी फाइनेंस पर जा सकते हैं? क्या हम पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं? क्या हम आईपीओ कर सकते हैं? सवाल है मेरा। आज के हालात में, जो हालात मुल्क के चल रहे हैं आज के दिन, जिस दिन हमारी क्लास हो रही है, क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं? हाँ, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? क्या इक्विटी इज अवेलेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस? पार्टिसिपेट करें, शाबाश। देखें क्यों क्यों मसला ये है कि स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आजकल क्रैश कर रही। तो केएसई इंडेक्स से पता चल रहा होता है कि स्टॉक मार्केट में कितनी जान है। सही है। तो आज के दिन में प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी में बड़ा इशू आया हुआ है। अच्छा, फिर मैं एक और मसला आता हूं। तो पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम आया हुआ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इशू क्या आया हुआ है कि ये मसला आया हुआ है कि लोग, केएसई इंडेक्स जो है वो बिल्कुल बेचारा जो है वो बुरी हालत का शिकार है। अच्छा, दूसरा मसला बताता हूँ, क्या डेट फाइनेंस भी लेना आसान है आज के दौर में? डेट फाइनेंस में क्या मसला है? जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि ब्लॉकेज हुई हुई है, तरक्की नहीं हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये, लोगों के पैसे नहीं है। अब इक्विटी से पैसा रेज करने जाते हो तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई हुई है, ठीक है। और अगर डेट पे जाते हो तो आपको पता है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। आपको पता है आज के दौर में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। एग्री करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली आईएमएफ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं। आपको पता होगा जो काइबोर का रेट है बहुत ज्यादा है। क्या चल रहा है काइबोर का रेट? वेबसाइट पे क्या आ रहा है? हायर इंटरेस्ट रेट। तो बोरो करना आसान नहीं रहा ना, आसान नहीं रहा बोरो करना। क्या ख्याल है? देखिए ना, इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम है, ये अनसर्टेनिटी का शिकार है बेचारी। लोग अपने पुराने पैसे नहीं निकाल पा रहे। और अगर मैं बात करूं ये क्या कहते हैं आपका लेवल डेट पे, तो डेट पे एक इशू है। और काइबोर का रेट आपके सामने किया, इतना हाई काइबोर का रेट, ठीक है, तो ऑल टाइम हाईएस्ट रेट के आसपास पहुंच गए जी। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में अभी ना कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई कंपनी, कोई नया काम आपको इतना नजर नहीं आ रहा। कोई नई इंडस्ट्री लगती नजर आ रही हो, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए फाइनेंस चाहिए। अच्छा, डेट और इक्विटी दोनों में से बेहतर कौन है? बहरहाल तो ये वक्त आने में बात करेंगे। इक्विटी के अपने फायदे, डेट के अपने फायदे। डेट के अपने फायदे, डेट के अपने नुकसान आते हैं, इक्विटी के अपने नुकसान आते हैं। अच्छा, कैसे इवेलुएट करेंगे? आपने एक नाम सुना, ईपीएस? हाँ जी, ईपीएस का नाम सुने? अर्निंग्स पर शेयर। IAS 33 होता है मेरे ख्याल से गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे रिटर्न शो करेगा। फिर उसके अलावा आपने गेयरिंग का नाम सुना है? हमने गेयरिंग का नाम सुना है हमने? गेयरिंग क्या शो करती है गेयरिंग? क्योंकि ये काफी चीजें एफएफआर से रिमूव हो गया है, तो अब ये बेसिक में चला गया होगा। एफएफआर में अकाउंटिंग के किसी पेपर में चला गया होगा ना जी। बिल्कुल, डेट टू इक्विटी रेशियो, सही कहा आपने, सही कहा। अक्सा ने सही कहा है, ठीक है। और कौन बता रहा है? मुस्तफा बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। फैजान शमीम, सैयद अब्दुल्ला, समरा खान, उमर, सारा, एम मुबशिर बिन असद, बिल्कुल सही है जी। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये यहाँ पे काम में आएगा। इंटरेस्ट कवर एक चीज होती है, तो काफी सारे रेशियोज के थ्रू हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो ये काफी अगेन प्रैक्टिकल एरिया है, बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि हम से भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आते हैं जरा यहाँ पे ये ब्रीफ केस। ये ब्रीफ केस किसे कहते हैं? ये ब्रीफ केस है जी। पोर्टफोलियो थ्योरी में बात होगी, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रीफ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी हम आगे जाके सीक्वेंस पे आ रहे हैं, ठीक है, आगे असल चीज पे आ रहे हैं। और फिर हम कुछ बात करेंगे गुल्लक। ये क्या है जी? गुल्लक है, गुल्ला है, क्या कहते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? गुल्लक भी कहते हैं हम तो प्यार से। तो इसका क्या रोल है हमारे पेपर में, ये हम इंशाल्लाह वक्त आने में बात करेंगे कि कभी कभार हम इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे साइड में रख लेते हैं, कुछ पैसे रिजर्व में रख लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, रिजर्व में रख लेते हैं। तो दिस इज अ रिजर्व, ठीक है ना। कैश पुट असाइड फॉर एसेट रिप्लेसमेंट, ये एक टर्म यूज होगा आगे जाके। तो हम इसको उर्दू में गुल्लक कहते हैं, गल्ला भी कह सकते हैं, मनी बॉक्स भी कह सकते हैं। तो इसकी क्या मतलब, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे? जिस तरह एक आम, जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, या कोई बच्चा जो है वो इस तरह से पैसे रिजर्व कर रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी रिजर्व रखने की जरूरत होती है, मगर कैश वाला रिजर्व, ये वो वाला रिजर्व नहीं है जो रिटेन अर्निंग वाला रिजर्व। तो इसका क्या लिंक है, ये इंशाल्लाह वक्त आने में बात होगी। फिर और मोबिलिंग जैज का मैंने बताया मर्जर हुआ। अभी आपने सुना है उबर करीम का बड़ा जबरदस्त मर्जर हुआ, बहुत फेमस रहा, करीम और उबर का, वो ना मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले। अभी टेलनोर उसकी बात आ रही है। बैंक्स में हुआ, फैसल बैंक ने एक्वायर किया था उसको, क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, बार्कलेज बैंक को। बार्कलेज नहीं, कौन सा था वो, एबीएन एमरो था, एबीएन एमरो को उसने एक्वायर किया था। फिर आपका आरबीएस, पहले एक एबीएन एमरो बैंक होता था, अगर आपको हिस्ट्री पता हो, फिर ये हुआ आरबीएस, और फिर आरबीएस को एक्वायर किया फैसल बैंक।
ये मैं आपको, खैर अब तो पुरानी हो गई बात, क्योंकि फैसल बैंक ने काफी टाइम पहले एक्वायर किया था। बिल्कुल, KSB और BIPL, वेरी गुड। बार्कलेज को HBL ने खरीदा है, वेरी गुड, सही कहा हमने जफर। मैं कहूँ बार्कलेज को किसी और ने खरीदा है, ठीक है। ARY bought 25% शेयर्स ऑफ समिट बैंक, यस। आपने देखा टेलीनॉर ने खरीदा तामीर बैंक को, टेलीनॉर ने खरीदा था ना, जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक बना बाद में। MCB एक्वायर्ड मलेशियन बैंक, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बैंक्स में तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अब ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी आ गया है, और ये हमने उबर करीम में भी देखा था आपने। तो ये अगेन मर्जर इक्वेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बगैर हमारे BFD में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। BFD का पेपर बन नहीं सकता इसके बगैर। फिर डीमर्जर का क्या मतलब है? टूट जाना। जी बिल्कुल जामी, सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी एक्वायर कर लिया US ने, अल्लाह माफ करे। खैर, PTCL माइक्रो फाइनेंस बैंक, यूफोन ने एक्वायर किया था PTCL को कुछ टाइम पहले। तो ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें जो है वो बन रहा होता है सिनेरियो। अच्छा, आगे बढ़ेंगे यार, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये एक फॉरेक्स जी, बहुत पुराने डॉलर के रेट है। एक जमाना था हमारे मुल्क में डॉलर का रेट जो है इतना हुआ करता था। ये आपको सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहे हैं कि एक जमाना ऐसा भी था, पाकिस्तान ने ऐसा टाइम भी देखा, और ये ज्यादा पुराना जमाना नहीं है। आई थिंक मुशर्रफ के दौर में बैक इन 2001 2002 आई थिंक द डॉलर रेट वाज दिस, इनफैक्ट 112 के आसपास। मगर अब आप देखें, अल्लाह माफ करे कि जो हालात चल रहे हैं, बट खैर यूरो आप देखें कितना सस्ता हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, सऊदी रियाल 22 रुपए का था जी, आज 50 रुपए के आसपास हो गया मेरे ख्याल से। सब करेंसियां डबल हो चुकी हैं जी। और मजे की बात ये है, आप देखें कि मतलब बहुत सारी करेंसी ऐसी हैं जो बहुत चेंज हुई है, ठीक है। तो दिस इज दी प्रीवियस। अच्छा, अब ये क्यों आपको दिखाए जा रहे हैं? ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि एक पूरा टॉपिक है हमारा फॉरेक्स का, ठीक है। अब इसकी हेजिंग कैसे की जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हेजिंग की जाती है। व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग मींस रिस्क कवरेज। हेजिंग टेक्निक्स है हमारे पास, तो मुख्तलिफ हेजिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है दुनिया में, जैसे जिनके थ्रू हमें इस फॉरेक्स के रिस्क को कवर कर सकते हैं। जिसमें फॉरवर्ड है, जिसमें फ्यूचर, जिसमें आप लोगों ने, जिन लोग कैफ 8 पढ़ चुके हैं उन्होंने ऑप्शंस पढ़ा होगा। याद है किसी को कैफ 8 में एक जमाने में टॉपिक होता था ऑप्शंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगर किसी को याद आ रहा हो, ठीक है। बिल्कुल, वजीद वजाहत को याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर को भी याद आ गया, ठीक है। दानियल हसन को भी याद आ गया, दैट्स गुड। जी जी, डेरिवेटिव में होता था कॉल और पुट ऑप्शन। FFR में भी है, यस FFR में भी है, बिल्कुल है जी। तो ये फॉरवर्ड हमारे पास हेजिंग टेक्निक होगी, ऑप्शन होगी, फ्यूचर्स एक चीज होगी। फ्यूचर्स वहाँ पे लिमिटेड था, ज्यादा डिटेल में नहीं था, सही। मनी मार्केट हेजिंग है, आज ही मैंने कैफ 6 वालों को पढ़ाया, मनी मार्केट हेजिंग है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये तो करेंसी की हेजिंग है। फिर एक और हेजिंग भी होती है करेंसी के अलावा, इंटरेस्ट रेट की हेजिंग। इंटरेस्ट रेट समझते हैं, सूदी हेजिंग भी होती है, बिल्कुल। इन द मनी आउट द मनी, ये सारी बातें यहाँ वापस आई, बिल्कुल सही कहा। इन द मनी आउट द मनी सारी टेक्निक्स होती थी, बिल्कुल। सीलिंग, कैप, फ्लोर वगैरह भी कह सकते हैं, यहाँ पे इतना नहीं है, मगर यस बिल्कुल, हम कैप कॉलर है, बिल्कुल है, कैप कॉलर वगैरह भी है, सही कह रहे हैं आप। कैप कॉलर फ्लोर, ये पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया जो कॉस्टिंग में था, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा वापस से, मगर डिटेल में। ऑब्वियसली स्वाप भी है, बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट स्वाप भी है। ये रेहान बिल्कुल सही कह रहे हैं, MFA में भी था, सही कह रहे हैं। जिन्होंने MFA पढ़ा था उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा यहाँ पे, मगर मैं यहाँ पे ये सोच के पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने MFA यानी कि नया पेपर नहीं पढ़ा हुआ, तो बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, ये सोचते हुए कि भाई किसी को कुछ भी नहीं आता। मगर आप सही कह रहे हैं, जिन्होंने MFA पढ़ा होगा उनको काफी जैसे फायदा होगा। तो प्रैक्टिकल से काफी जिसे कहते हैं कनेक्टेड है हमारा एरिया। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होगी, हम इस पर बात कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बगैर कोई काम नहीं होगा, रटता नहीं है BFD में जी, ये आखिर तक ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम जाएंगे इजी इलस्ट्रेशंस पे, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन दूंगी उस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, सीमेंट करने के लिए। थर्ड नंबर में हम जाएंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास, डीमर्जर फ्रीक्वेंटली नहीं आता, मगर बिल्कुल हमारे पास कोर्स में है, तो हम पढ़ेंगे डीमर्जर को ना। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम ACCA F9, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ, हमारे पास लिमिटेड एरिया जो है वो आपका कैफ से भी है, कैफ 8 एंड सिमा से भी कभी कभार कुछ एरिया मिल सकता है आपको, ठीक है। इवन तो सिमा इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, ज्यादातर F9 एंड कैफ 8 से कर रहे होंगे इनिशियल लेवल पे। और फिर उसके बाद हम अब अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? F9, कैफ 8 एंड P4, ACCA का जो P4 है AFM है, वहां पे जाएंगे। और लास्ट उसके बाद
जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे क्वालिटी आई कैप पास पेपर्स पर। अच्छा, अब सवाल, सर आप पास पेपर कितने सालों के कराएंगे? सारे करा देंगे या कुछ भी नहीं कराएंगे? देखिए जी, पास पेपर्स हमारे पास 2005 से लेके ऑनवर्ड्स 2021 तक, मैं सारे नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली, मगर मेजर पास पेपर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक के एंड में। जैसे जिन लोगों ने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, कैफ में पढ़ा हुआ है, वो ये बात जानते हैं कि हर टॉपिक के आखिर में एक सीक्वेंस मैनर में आसान से स्टार्ट करते हैं हम और आहिस्ता 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 मोस्ट डिफिकल्ट पे जाके एंड करते हैं। यही अप्रोच हमारी यहाँ पे रहेगी, फ्रॉम इजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है जी, तो इतना होगा इंशाल्लाह कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह क्लास में हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग आंसर्स के आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे जो पास पेपर नहीं कराएंगे। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं 2021 यानी कि एक साल पहले के ना कराऊं, 2022 के ना कराऊं, 2021 भी लिमिटेड करा देता हूं, मैं करा देता हूं। ठीक है, मगर बात ये है कि मैं एक आध दो पेपर चाहता हूं कि यार आपके मॉक के लिए, मगर खैर तो ये एक अप्रोच होगी। अच्छा, इसके बाद काम खत्म नहीं होगा, यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, मगर आपका एफर्ट खत्म नहीं होगा। उसके बाद 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट काम जो मैं अक्सर बहुत बार लोगों से इल्तिजा कर रहा होता हूँ कि यार ये आपने करने, और कभी कभार स्टूडेंट कर पाते हैं और कभी कभार नहीं कर पाते। 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे क्या ये देखिएगा। पहले तो हमने ये कर लिया, ये हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कहाँ से मिल जाएंगी? इन सारी चीजों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी BFD की एक बहुत ही बेहतरीन बुक बनी हुई है, जो अल्लाह का शुक्र है काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। कराची में बहुत ज्यादा फॉलो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी पाकिस्तान के सिटीज में भी जो है वो लोग ऑब्टेन करने लगे। तो BFD की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बुक बनी है, जो कि आप पेपर में भी ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप एग्जाम में भी ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो सीक्वेंस हमारे पास लेक्चर्स में होगी, बिल्कुल वही सीक्वेंस इंशाल्लाह आपको किताब में भी नजर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो और करने के काम है वो क्या है? आप जब आपने ये सारे काम कर लिए, उसके बाद आपने देने एक, कहते हैं ना, कंटिन्यूस रिवीजन। कंटिन्यू रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने बस इसको पढ़ के छोड़ दिया और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस बार मेरा इरादा है टेस्ट, और अगर पॉसिबल हुआ मॉक ऑप्शनल, मतलब कंफर्म नहीं है, मगर टेस्ट इंशाल्लाह मेरा इस बार इरादा है कि बिल्कुल रखे जाएंगे। मॉक में नॉर्मली होता ही है कि टाइम बड़ा कम रह जाता है, तो मैं पर्सनल क्वेरीज पे लोगों की ज्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। ठीक है, और तो टेस्ट एंड मॉक। अच्छा, एक चीज और, कोई अगर बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मैं ये नंबर मेरा नोट कर ले, क्योंकि अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह हैंडआउट शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास के। तो कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह रात में इंशाल्लाह फ्री वगैरह होके 11 बजे के बाद सब चीज़ों से फ्री होंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपकी जो भी क्या कहते हैं रिलेटेड कोई होगी हैंडआउट चाहिए या कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा। खैर, अच्छा टेस्ट फिजिकल कोशिश करेंगे रखने की। लास्ट टाइम हमने टेस्ट रखा था मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा था। इस बार मेरी कोशिश होगी कि आपसे टेस्ट रखे जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर लोग नहीं करते, ईयरली पेपर्स। ये एक बहुत बड़ी विद टाइम, जिसे कहते हैं ना कि ये कह लें विद टाइमर। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका कि जी 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, 3 घंटे 15 मिनट पॉसिबल नहीं रहेगा, कुछ में मैक पोर्शन के सवाल होंगे, मगर बात ये है कि यार करना तो है ना, छोड़ तो नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शिकायत है, आप जब फीडबैक लेंगे, और बहुत सारे लोगों ने शुरू में कहा भी कि जी पेपर लेंथी आता है, पेपर लेंथी आता है, और मैं मानता हूँ बिल्कुल, बीइंग अ टीचर मैं मानता हूँ पेपर लेंथी आता है, मगर बात ये है कि अगर हम एक दफा भी ईयरली पेपर सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो हमें पता ही चलेगा कि 3 घंटे का पेपर सॉल्व कैसे करना है। देखिए छोटे छोटे 5-5 10-10 ओवर के मैचेस खेलने से आपके 50 ओवर के मैच की प्रिपरेशन नहीं होती। 50 ओवर के मैच खेलने के लिए आपको 50 ओवर की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। हमें जब हम एक टॉपिक में होते हैं ना, हम उस टॉपिक की पीक में होते हैं। जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना इधर, तो आप इस टॉपिक की पीक पे होंगे, क्योंकि आप एक ही तरह के, मतलब एक ही टॉपिक के सवाल करे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप पूरा होगा और आप टॉपिक की पीक पे हो। मगर जब आप पेयरली पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां पे 5 अलग अलग सवाल होते हैं, 5 अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक्स होते हैं। तो जब 5 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे आपको माइंड लगाना पड़ता है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, माइंड शिफ्ट भी करना पड़ता है। हाँ, ये क्रिकेट की कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको देता रहूंगा, जाहिर सी बात है। तो पॉइंट है कि आपने बिल्कुल, पेपर में एक और मसला होता है कि बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है। सही कहा गफीर आपने, बहुत बड़ा मसला है ये मैं भी बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली पेपर पास ना होने के कुछ रीजन है BFD के, वो आगे जाके डिस्कस हो रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। तो उनमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोग पैनिक कर जाते हैं, और मैं आपको बता दूं सीरियसली स्पीकिंग पैनिक होना बनता है।
पैनिक होना बनता है, इसलिए बनता है कि यार अगर मिसाल के तौर पे मुझे पता ही नहीं कि मैं 3 घंटे 15 मिनट में कैसे रिएक्ट करूं, तो पैनिक होगा। तो ये अच्छा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता किसके बगैर, ये इन सारी बातों के बगैर हो नहीं सकता। आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एयरली पेपर ऐसे नहीं कर सकते कि आप बस गए, आपने कहा बस देखा जाएगा ऐसी की तैसी, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक बहुत, जैसे कहते हैं ना उर्दू में एक वर्ड होता है कि कहते हैं दर्द है, कि यार मतलब क्यों क्यों, ये पॉइंट इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। जब मुझे स्टूडेंट बोलता है पेपर से पहले, जब सारी बातें हो जाती है, ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ यार अब बताओ क्या रह गया, बोला सर सब कुछ कर लिया, आपने जो कहा था ये नहीं किया। अच्छा, अब इसके पीछे मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जाहिर सी हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है ना। इसका रीजन क्या हो सकता है, नहीं ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, मैं 15 दिन पहले पूछूंगा ना, हाँ भाई क्या पोजीशन है, बोला नहीं सर ये करेंगे, जरूर करेंगे सर, थोड़ा टाइम दे हमें। अच्छा क्यों, मसला क्या है, टेस्ट भी नहीं देते लोग बहुत सारे, उसका भी पीछे भी लॉजिक है। इन सब चीजों के पीछे जो एक मसला आता है ना यहाँ पे, वो इनके पीछे जड़ क्या है, वो है पेंडिंग लेक्चर्स। और मैं इस पर बात भी करूंगा अगली स्लाइड पे, कि होता ये पेंडिंग लेक्चर जो है ना, ये आपको ले जाते हैं लास्ट मंथ। अब आप मुझे बताएं ना, अगर लास्ट मंथ में आप पेंडिंग लेक्चर ले रहे हो, तो जो लास्ट मंथ में करने का काम है वो कब करोगे, वो कब करोगे। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा मैं हार्श हो रहा हूँ यहाँ पे, मगर मुझे होना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली वो जो लास्ट मंथ के काम है, जब आप वो लास्ट मंथ में नहीं करते हैं और लास्ट मंथ में आप अपने लेक्चर कवर करते हैं, तो वो लास्ट मंथ के काम अनफॉर्चुनेटली अगले डे में करने पड़ जाते हैं माजरत के साथ, ठीक है। और वो बड़ा पेनफुल होता है, बीइंग अ स्टूडेंट भी और बीइंग अ टीचर भी। बीइंग अ टीचर भी जाहिर सी बात है यार, कि मतलब टीचर को तो यही है ना, खुशी उस बात की होती है कि आप आगे बताते हो कि मेरा पेपर निकल गया। तो लास्ट मंथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम वो ये होता है, रिवीजन होता है। बस ज्यादा कोई काम नया नहीं करना, मॉक्स करने होते हैं मुख्तलिफ, आपके पास इंस्टीट्यूट के मॉक्स होते हैं, वो कर लो, कोई मसला नहीं है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इस पे गए, इस पे मैंने अभी कुछ काम भी शुरू किया पेंडिंग लेक्चर्स पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि पेंडिंग लेक्चर को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पे कुछ फॉलोअप मैंने शुरू भी किया, कैफ लेवल पे अल्लाह का शुक्र है वो थोड़ा सा हमारा स्टार्ट भी हुआ है सिस्टम। ऐसा मैं सोच रहा हूँ बीएफडी के अंदर भी की जाए, ताकि ये कि ये मसला जो है खत्म। खैर, तो ये हमारी अप्रोच होगी, मैं वापस बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि हम इजी इलस्ट्रेशन में जाएंगे, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और आई कैप पास लेवल में जाएंगे। यहाँ जाके हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, हर टॉपिक के साथ यही शुरू होगा, पहले यहाँ तक काम किया जाएगा टॉपिक का, फिर उसका नया टॉपिक शुरू होगा, एंड देन उसके बाद कुछ काम आपके करने के, जिसमें आपने रिवीजन करना है, सेल्फ रिवीजन करना है, आपने टेस्ट देने लगातार, ठीक है। और एंड में ईयरली पेपर जरूर सॉल्व करने, ताकि आपको पता चले कि पेपर में कैसे रिएक्ट करते हैं। कफीर का बहुत बड़ा कमेंट आया, पढ़ लेते हैं, एफएफआर में छोटे मार्क्स होते हैं, नॉट लाइक बिग चंक ऑफ मार्क्स लाइक बीएफडी। एफएफआर अटेम्प्टेड, बिल्कुल सही कहा जी। बीएफडी में एक बहुत बड़ा, ये गफीर की बात वैलिड है, मैं एग्री करूंगा, सेकंड करूंगा आपकी बात को। बीएफडी में कितने सवाल आते हैं आपको पता है? बीएफडी के पेपर में 5 सवाल आते हैं, तो एक सवाल की वेटेज क्या होगी अंदाजा? अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 20 मार्क्स की ऑलमोस्ट होगी। कभी वो 18 मार्क का सवाल होता है, कभी 20 मार्क का सवाल होता है, कभी 22 मार्क का सवाल होता है, कभी 15 मार्क का सवाल होता है, कभी 25 मार्क का सवाल होता है। आप बात समझ रहे हैं? तो 25 मार्क तक भी जाता है। अब वहां जाके ना बंदे को परेशानी होती है, क्योंकि 25 मार्क का मतलब है यार ये 1/4 पेपर कवर कर रहा है, तो आपको ख्यालात भी उल्टे सीधे आने शुरू जाते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें ना, नर्व टेस्टिंग जिसे कहा जाता है, नर्व टेस्टिंग और आईकैप नर्व टेस्टिंग हमको तो अच्छी खासी करना भी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही हो रहा होता है कि आपके नर्व्स चेक किए जा रहे होते हैं कि भाई आप कितना अच्छा रिएक्ट कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि यार ये जरूर करें, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, अनफॉर्चुनेटली कभी कभार कन्वर्ट नहीं कर पाते अपनी एफर्ट को अच्छे रिजल्ट में, बिकॉज कि उनको आइडिया नहीं होता। वो कहते हैं सर आता सब कुछ था, पेपर में बैठ के पता नहीं क्या हुआ, पेपर से बाहर निकल के भी समझ में आ रहा था, पेपर के अंदर समझ नहीं आ रहा था, पेपर के बाहर निकल के समझ आ रहा था कि भाई क्या करना है। तो वो अगेन मतलब जिसे कहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स एंड हाउ टू रिएक्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हम फॉलो करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस क्या होगी हमारी, उससे बात करते हैं, फिर डूज एंड डोंट्स से बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन है, बिल्कुल है जी सोल्यूशन, अल्लाह का शुक्र है जी, बुक में हमारी काफी सारे सोल्यूशन मौजूद है। कुछ सोल्यूशन मैंने जो है वो एसीसी के रखेंगे, एसीसी के सोल्यूशन काफी डिटेल होते हैं, काफी सारे सोल्यूशन मेरे अपने बनाए हुए भी हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि आईकेप के सोल्यूशन इतने अच्छे नहीं है, वहां पे मैंने अपने सोल्यूशन बना दिए। एंड लास्ट में फिर मैंने ये किया कि आपको जो है क्या कहते हैं, कुछ जगहों पे जहाँ आईकेप के सोल्यूशन मुनासिब है वहाँ आईकेप के सोल्यूशन भी रख दिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप फॉलो कर सकेंगे, और जिन कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं है वो लेक्चर में कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। इस पे बात करते हैं गफीर, बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा, सीक्वेंस हमारी क्या होगी ये देख लें यार। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद फिर हम जाएंगे सेकंड नंबर पे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एडवांस। अच्छा, ये बेसिक वाला वो है जो ऑलरेडी कॉस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ, कैफ 8 में, जो कैफ 3 हो चुका है, कैफ 8 में पढ़ा होगा वो, कैफ 3 में तो नहीं, कैफ 8 में था, मगर ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा था 0 से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूले हुए हैं, बहुत सारे लोग को काफी टाइम हो गया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एडवांस के अंदर नहीं, बुक हमारी अवेलेबल होती है जी, आप जैसे ही रजिस्टर कराएंगे आपको उसी के अगले दिन बुक के लिए मैसेज आ जाएगा कि बुक कैसे ऑब्टेन होगी। बुक ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है हमारे पास, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जी बुक। और जैसे ही आप रजिस्टर होते हो तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एक जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है अलग से, REG लिखा होगा उस ग्रुप में के शुरू में हमारे, ठीक है, REG मींस रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप, और उसके अंदर बुक से रिलेटेड अपडेट आ जाएगी। कराची के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगी बुक, उसका पूरा प्रोसेस है, और कराची से जो बाहर स्टूडेंट्स हैं उनको कोरियर करा दी जाएगी ऑनलाइन, सिर्फ कोरियर चार्जेस पे करने होंगे, इसका प्रोसेस है। आउट ऑफ सिटी बिल्कुल डिलीवर हो जाती है जी, खाली कोरियर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बुक में चेंजेस नहीं है, लास्ट टाइम वाली बुक चल जाएगी अगर आपके पास जून 22 वाली बुक है, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम बहुत अच्छा खासा मेजर चेंज हो चुका है स्कीम चेंज होने की वजह से, तो इंशाल्लाह वो बुक चला सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एडवांस में कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं। सब टॉपिक से क्या मुराद है, जो इसके अंडर मजीद टॉपिक है, छोटे टॉपिक है, इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है, जिसमें आपके पास एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन आता है, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, गाड़ी कब रिप्लेस करें, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन आ जाता है। आगे डूज एंड डोंट से बात होगी, उनका हमने आज से ख्याल रखा कि क्या डूज है और क्या डोंट्स है। डूज मीन जो हमने करने काम, और डोंट्स मीन जो हमने जिनसे बचना है। कैपिटल राशनिंग, देखिए डेमो अलावा है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आराम से डेमो वगैरह लें, उसके बाद फैसला करें। कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि जी हमने वाइट बोर्ड पे पढ़ने की आदत है, तो देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो हमारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी नया नहीं है, 2020 जब से कोविड आया है और उस वक्त से जो है ये हमें ऑनलाइन सिस्टम हम यही वाला फॉलो करें, और अल्लाह का शुक्र है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाती चीज़ें। ऑब्वियसली आप फीडबैक भी ले सकते हो स्टूडेंट से जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, मजे की बात ये इसमें कुछ फायदा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे जाके लेक्चर में अंदाजा होगा कि हमें कभी कभार हाईलाइट करनी पड़ती है, मिसाल है, और सवाल में से देख के जो है वो मतलब रीडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी होती है, तो जो हाईलाइटिंग है ना, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, वो स्क्रीन में मैं समझता हूँ थोड़ा और अच्छे एफिशिएंट मैनर में हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये मॉडल आपको हेल्प ही करेगा और परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। और डेमोज तो मैंने आपको वैसे ही कहा कि अवेलेबल है, अब कोई मसला नहीं, आराम से आप जो है वो इस तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते तक आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने आपको पहले बताया उसके अंदर लिंक्स वगैरह आते रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भी और लाइव क्लासेस के भी, और हैंडआउट्स वगैरह भी उसमें शेयर होते रहेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो हैंडआउट से रेफर कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, कैपिटल राशनिंग, उसके बाद लीज ऑफ बोरो। लीज ऑफ बोरो वैसे अलग से भी कर सकते हैं, कहीं और भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, मगर नॉर्मली मैं यहीं पे करा देता हूँ। इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट बिजल का एरिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद आएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक पर। जो डिस्काउंट फैक्टर सवालों में हमें अप्लाई करना होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं या वैक कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एरिया हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसी के साथ हम कुछ एरिया साथ साथ कवर करेंगे वैक के साथ, जिसमें हमारे पास एक एरिया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। मिलर की थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। देखने से लग रहा है कि थ्योरी का एरिया है, मगर इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन, थ्योरी भी है मगर इसमें कैलकुलेशन भी है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक टॉपिक होता है पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया था शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही होती है, ये बताया जाएगा। अगेन थ्योरी नाम आ रहा है मगर ये कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक। उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, जिसका सवाल भी आया, मैं बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहा था एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल आना चाहिए, और इस बार जो है वो आ भी गया। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी, जिस तरह एनपीवी होती है इस तरह एपीवी भी होती है। एपीवी वैसे तो एक गाड़ी है ऑब्वियसली सुजुकी की, मगर यहाँ पे एक टेक्निक है। फिर जब हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा इसके साथ हम सोर्स ऑफ फाइनेंस भी करेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। जब हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, मर्जर एंड एक्विजिशंस, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अच्छा, एक सवाल है, बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। अगेन इन सब का एक एक सवाल मैं समझता हूँ लाजमी है। यहाँ पे एक सवाल लाजमी है, यहाँ से एक सवाल लाजमी है, यहाँ से एक सवाल लाजमी है। मैंने कहा ना पेपर मुश्किल नहीं है यार, पता है आपको किससे क्या क्या आएगा जी। कैश फ्लोज के थ्रू करते हैं, और बताएं और कैसे वैल्यूएशन करते हैं।
एसेट माइनस लायबिलिटी करके करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। नेट एसेट्स की बेस पे करते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। एसेट माइनस लायबिलिटी मेजॉरिटी बता रही है, बहुत अच्छे। फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना के कह रहे हैं, ठीक है। किस फीजिबिलिटी रिपोर्ट ये में क्या आएगा, मतलब टेक्निक क्या यूज होगी, सवाल मेरा ये। इसके अंदर डीमर्जर भी आ जाएगा और इसके अंदर जो है वो पासेबल प्रैक्टिस भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें स्पिन ऑफ वगैरह भी आ जाएगा, छोटा सा एरिया है, बिल्कुल। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बेसिस पे करेंगे, बिल्कुल। ये सारी वैल्यूएशन यहाँ पे आएगी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का मसला है, ये प्राइवेट कंपनी का एक मसला है, इसके शेयर्स अवेलेबल नहीं होते ना, उसके शेयर्स वो नहीं होते, क्या कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। ये एक मसला है प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी की कैसी वैल्यूएशन करेंगे, इस पर ही बात करेंगे। ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे भी करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारे पी रेशियो मेथड, आपने एक नाम सुने, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो वो टेक्निक यहाँ पे क्या होती है, तो डिविडेंड की वैल्यूएशन टेक्निक होती है, डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक होती है, वो इंशाल्लाह वक्त आने बताएंगे, बहुत बेहतरीन टेक्निक है। और नेट कैश फ्लो, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कहा किसी ने कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, सही है। जैसे IAS 36 में करते हैं, जैसे आप आई थिंक इम्पेयरमेंट में भी करते हैं ना, इम्पेयरमेंट में वो करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो CGU कैश जनरेटिंग यूनिट की कभी आप गुडविल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहां भी मेरे ख्याल से आपको कभी कभार वैल्यूएशन करनी पड़ती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मगर ऑब्वियसली मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं करूंगा, सब चीजें मैं जैसे पहले भी कहा कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि आपको नहीं आता, ठीक है ना। ये सारी बातें ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि वो है जो हम अज्यूम करेंगे कि नहीं पता हमें, ठीक है, या भूले हुए मिसाल के तौर पर। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी वेटेज बढ़ भी गई है, वो है फॉरेक्स। इसको मैंने 300 में ब्रेक किया हुआ है, फॉरेक्स को मैंने 300 बल्कि 400 में कह सकते हैं ब्रेक किया हुआ है, 1 2 3 4। और फिर छठे नंबर में मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाएंगे। वो कौन से मिसलेनियस टॉपिक्स है मैं बताता हूँ, मतलब सीक्वेंस में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि यार हमने करना है क्या, ठीक है। और अभी इसका हमारे उससे क्या ताल्लुक है, अप्रोच से, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, गफीर, ये आप मुझे इनबॉक्स कर देना, स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बिलीव व्हाट्सएप मैसेज कर देना तो हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली मैं इंशाल्लाह जो भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो जो स्पेसिफिक क्वेरी हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अभी जो सेशन से रिलेटेड क्वेरी है ये मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें 3 हिस्सों में ब्रेक करने की वजह ये ताकि अच्छा सा हमारे पास एक इसमें काम हो जाए। फॉरेक्स 1 है हमारे पास, फॉरेक्स 1 में बेसिक्स कवर होंगे। फिर हमारे पास इसमें फॉरेक्स 2 है, इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, करेंसी हेजिंग। एक मिनट, स्लाइड थोड़ी चेंज हो रही है। अच्छा, एडवांस करेंसी हेजिंग है। फिर इसके बाद फॉरेक्स 3 है, फॉरेक्स 3 में हम करेंगे इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे काम। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट जो है वो अल्लाह रसूल से जंग है और हमने खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस नियत से पढ़ाया जाएगा कि जी हमने पेपर पास करना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा पेपर पास नहीं होगा तो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। और जो हमने हलाल रोजी कमाने के लिए अपना रास्ता चुना है, CA क्वालिफाई करके, आपका जो हम सबका इरादा है कि जी हम CA क्वालिफाई करेंगे, अच्छी जगह जॉब करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टेप इसमें प्ले करें। मगर ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हम कोशिश करेंगे और मैं वक्त के साथ बात भी करता रहूंगा और आपको नजर भी आएगा कि हाँ यार कुछ चीजें क्यों वाकई में लॉजिक है कि क्यों हम में जो है वो प्रोहिबिटेड है। बट खैर, तो ये क्योंकि इंटरेस्ट की करते हैं, यहाँ भी है, इधर भी है, उधर भी है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्वियसली पेपर पासिंग हम ये बात करेंगे। मगर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे हो रहा होता है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे हिडन एलिमेंट इंटरेस्ट के मौजूद होते हैं और हम वहाँ पे शायद इग्नोर कर रहे होते हैं। एंड लास्ट में इसके बाद जी, फराज अजीब सी एग्जांपल है मगर यस, बात तो वैलिड है। लास्ट में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एक फार्मास्यूटिकल है, मैं नाम नहीं बता सकता अभी, चलो तो उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में इन्वेस्टमेंट की है।
तो यार ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसके अपने चैलेंजेस होते हैं, इसकी अपने कैश फ्लोज होते हैं, तो ये कहानी भी फॉरेक्स के अंदर कवर होगी। तो खैर ये हमारी सीक्वेंस है, आप चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस हमारी इंशाल्लाह फॉलो होगी और इसी सीक्वेंस से लेके चलेंगे। अच्छा मजे की बात बताऊं मैं आपको, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होगा वैक में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो सीक्वेंस है इसके पीछे बड़ी एफर्ट हुई है, ये सीक्वेंस ऐसे नहीं बनाई गई, काफी मतलब जिसे कहते हैं ना कि पढ़ने के बाद और पढ़ाने के बाद ये सीक्वेंस पे सोच के मैंने काम किया। इससे पहले मैं इसी से भी पढ़ा चुका हूँ, तो वहां मुझे बहुत हेल्प हुई थी। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको हेल्प कर रहा होगा कहाँ पे? वैक में। और मजे की बात ये जो वैक है, ये और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों मिलकर हेल्प करेंगे वैल्यूएशन में, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा ना कि कैश फ्लो मेथड यहाँ पे आ रहा है, तो कैश फ्लो मेथड अगर आ रहा है तो आप देखो तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में काम सारा कैश फ्लो पे होता है, और डिस्काउंटिंग करनी होती है तो डिस्काउंट रेट चाहिए होता है। जब आप कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, तो डिस्काउंट रेट आप यहाँ सीखोगे। तो कहने का मतलब है ये एक चेन बन रही है हमारी, कि हमारी कोशिश ये होगी कि ये नहीं, मैं सीक्वेंस इसलिए बताइए, कभी कभार स्टूडेंट कहता है कि मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ यहाँ से लाइव में आना चाहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ गलत हो जाएगा। मैं उसको कहता हूँ गलत हो जाएगा क्योंकि आपको वैक का नहीं पता, तो जब मैं वैक रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। मैं डायरेक्ट इसीलिए स्टार्ट नहीं करता, समझ रहे हैं बात को? हाँ, फॉरेक्स एक आइसोलेटेड टॉपिक है, यहाँ हो सकता है, मगर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे सीक्वेंस बन रही है, चेन बन रही है, ठीक है? तो इसी तरह वैक के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, एन्युटीज, परपेचुइटीज, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग, आईआरआर, वो ऑलरेडी हम यहाँ पक्की कर लेंगे। जब वो सारी बातें यहाँ पक्की हो जाएंगी तो हम वैक पे जब पहुंचेंगे तो हमें ये बातें करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आईआरआर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी टेक्निक्स है, सारी ऊपर डिस्कस हो चुकी होंगी, तो ये इंशाल्लाह हमारी सीक्वेंस हुआ करेगी, ठीक है जी। और स्टार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से होगा, बिल्कुल, ये सब बीएफडी में कवर होगा। यहाँ पे जाके हमारा टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ होते हैं, डिविडेंड थ्योरी होती है उसके अंदर, कुछ मार्केट हाइपोथेसिस होते हैं, ये सारे टॉपिक हम एंड में कवर करे होंगे। एमआईआर एक टॉपिक होता है, वो हम एंड में कवर करेंगे, तो वो पूरा अच्छा मजे की बुक भी इसी सीक्वेंस में, आपको जो बुक मिलेगी हमारी वो इसी सीक्वेंस में मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट उस पर आते हैं डूज एंड डोंट्स। क्या लगता है बीएफडी के डूज क्या है जी? यार 3 काम आपने मुझसे करने, या आप वादा कर लें, क्योंकि मुझे पता है वो पूरा नहीं हो पाता, मगर आप वादा करें प्लीज यार, ये काम करने आपने, क्योंकि ये काम हर ऑनलाइन बैच में स्टूडेंट को कहा जाता है कि यार ये करने होंगे, वरना प्रॉपर मुझे ना मतलब नहीं हो सकेगी काम। वो 3 वादे क्या है? पहले हम डू से बात कर लेते हैं और फिर हम डोंट से बात कर लेंगे, और फिर हम सेशन को एंड करते हैं आगे। फिर हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, उनके हम जवाब दे देंगे कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीजें फिर हम डिस्कस करके सेशन को एंड करेंगे जी। यार पहला काम आपने ये करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो मैं कहूँगा किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए, प्लीज यार नो पेंडिंग लेक्चर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना उर्दू में एक वर्ड होता है जहर, ऑनलाइन के बहुत फायदे, बहुत ही ज्यादा फायदे, कि आप जब दिल चाह क्लास ले सकते हैं, आने आने का टाइम बच जाता है, पेट्रोल का खर्चा आपके सामने, कन्वेंस के इश्यूज आपके सामने, फिर उसके अलावा जो हमारे पास सहूलत है, रिवाइंड कर सकते हैं, कोई चीज भूल जाए तो हम रेफर कर सकते हैं, एक्सेस हमारे पास प्रॉपर हमारी अटेम्प्ट तक मेंटेन रहता है, अवेलेबल रहता है। मगर एक बहुत बड़ा मसला है पेंडिंग लेक्चर्स का। प्लीज यार ये मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कि पेंडिंग लेक्चर्स ना हो। सेकंड आपने काम क्या करना है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना। ये नहीं, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई क्लासेस ले रहे हैं आप? बोले हाँ बेहतरीन ले रहे हैं। मैंने कहा यार क्या रजिस्टर बनाया है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? अब एक कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने मुझे तस्वीर भेजी, बोला सर आपकी बीएफडी की क्लास हो रही है और हम आपकी लाइव क्लास ना कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के ले रहे हैं क्लाइंट के। अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम था, उसमें 6-8 बंदे बैठे हैं आराम से अपने लैपटॉप पे, और हर बंदा अपने अपना मतलब जिसे कहते हैं ना कि आराम से जूम क्लास ले रहा है, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि जो कॉन्फ्रेंस टीवी होता है ना उस पर क्लास चल रही। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये क्लास तो आप लोग ले रहे हो मगर रजिस्टर तो सिर्फ एक बंदे का नजर आ रहा है, बाकी लोग का रजिस्टर का है। बोला बाकी लोग अभी क्लास ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बाद में कर लेंगे। मैंने कहा ये बात कभी नहीं आती, आपका रजिस्टर साथ साथ बनना चाहिए। मैं लेक्चर के दौरान भी बोल रहा हूँ आगे, आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे आप रुक जाए, यहाँ पे आप नोट कर लें, यहाँ पे आप रुक जाए, यहाँ पे आप नोट कर लें, यहाँ पे आप रुक जाए, 5 मिनट रुकेंगे, 3 मिनट रुकेंगे, 4 मिनट रुकेंगे, आप नोट कर लें, क्योंकि रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना होगा, देन एंड देयर करना होगा, देन एंड देयर करना होगा। ये नहीं कि हम रजिस्टर बलक मेंटेन कर लेंगे, नहीं, ये टाइम कभी नहीं आएगा, ठीक है? स्नैपशॉट वगैरह लेके नहीं काम चलेगा, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे पहले होता था ना, कोविड से पहले एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, जैसे बचपन में मेंटेन करते थे, ये आपने मेंटेन करना है, ये आपका एसेट है। इसका फायदा क्या है यार, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो आप बार बार लेक्चर नहीं लेंगे ना, आपका टाइम होगा। एग्री करना है? तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन रजिस्टर से होगा।
रिवीजन रजिस्टर और किताब से होगा, लेक्चर से नहीं होगा। वापस रिपीट करूँ, किसी के टाइम 1 साल बाद है, लेट से जून 23 है, और वो आज बैठा है कि जी मैं जी अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यार वो तो 6 महीने भूल जाएगा, 6 महीने भूल जाएगा, क्योंकि कोर्स ठीक है हमने जो है 31 अक्टूबर को खत्म करना है इंशाल्लाह, एक बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो भूल जाएगा जनवरी में, दिसंबर में आगे, जनवरी में आगे, तो क्या वापस पूरे लेक्चर लेगा? नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर पावर मेंटेन होगा। हाँ, कहीं आप फंसते हैं तो आप लेक्चर वापस रेफर करें, ठीक है जी, प्लीज। नहीं, रजिस्टर पे दोबारा लिखना होगा। देखिए बुक में सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, हर चीज का नहीं है। हाँ, जो होमवर्क के क्वेश्चन है उनकी मैंने कोशिश की अपने सोल्यूशन बना के रख दूं, ताकि होमवर्क के क्वेश्चन प्रॉब्लम हो। क्लास वर्क के क्वेश्चन में ऐसा है कि आपका पेन चलना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्किंग अप्रोच। सोल्यूशन तो चलो ठीक है, मैंने मेजोरिटी रख दी, क्लास वर्क के भी क्वेश्चन के कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, मगर पॉइंट ये है कि यार अप्रोच कैसे बन रही है, पहले क्या कैलकुलेट किया, फिर क्या कैलकुलेट किया, फिर क्या कैलकुलेट किया, फिर क्या कैलकुलेट किया, फिर उसकी मदद से क्या आया। ये चीज आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट करनी होगी। मुश्किल बात नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर रहे होंगे। कुछ जगह मैं आपको कह रहा हूँ यार आप करो, मैं देखता हूँ, जो आप रजिस्टर में नोट करके लिखोगे, उसमें कोई गलती होगी, सही होगा या गलत होगा, तो वो मैं बता दूंगा। तो रजिस्टर में अगर बाल मेंटेन करना होगा, और ये वक्त के साथ से बात की जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर टेस्ट। लास्ट टाइम हमने टेस्ट लिए, इतना डीमोटिवेटिंग रहा तो हमने इसको छोड़ दिया, मगर इस बार मेरी कोशिश है कि यार टेस्ट लिए जाए और इस पे काम किया जाए। पेंडिंग लेक्चर से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह इस बार एक सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, जो मैंने कैफ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली शुरू किया, उससे बहुत फायदा हुआ है, फायदा होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो है फॉलो अप। हमारी एडमिन टीम के बंदे आपको मैसेज करके पूछेंगे कि भाई आपने कितना लेक्चर कवर किए। ये लास्ट टाइम में मैंने शुरू किया था गूगल फॉर्म के थ्रू। मैंने कहा था कि भाई स्टूडेंट को आप गूगल फॉर्म भरो और मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि भाई आपने क्या कवर किया। कुछ लोगों ने भरा, कुछ लोगों ने नहीं भरा, मगर इस बार मुझे लग रहा है कि 1-on-1 बेसिस पे कराना पड़ेगा, कि इससे ये होगा कि भाई आप अगर पेंडिंग लेक्चर है तो आप उस बंदे को डेडलाइन दें, उस एडमिन के बंदे को डेडलाइन दें, वो अपना नोट करेगा कि जी आप 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में आप अपना पूरा बैकलॉग कवर कर लोगे, पूरा बैकलॉग कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये सही होगा कि मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा इस पीडीएफ हो सकता है, क्योंकि ये रियलाइज करना जरूरी है कि यार ये चीज आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा हिट करने वाली है अगर आप ये इसको सही फॉलो नहीं करोगे तो। क्योंकि लास्ट मंथ में जो करने के काम है, अगर आप वो लास्ट मंथ में नहीं करोगे अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो एक अगली टाइम में करने पड़ सकते हैं। तो अटैम्प्ट बचानी है तो हमें अभी से ही जो है वो केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ और काम, एक बहुत बुराई है जो आप मुझे सिंसियरली बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, सिंसियरली बताइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, कि जो सोल्यूशन पूरा करने से पहले अगर कहीं फंसते तो सोल्यूशन देख लेते अपना सॉल्व करने से पहले। जैसे मिसाल के तौर पे आप सवाल करें और एक जगह फंस गए, रेहान जो एडिशनल चीजें होंगी ना वो अपलोड होंगी एक्स्ट्रा, जो सेम होंगी वो तो अपलोड करने की जरूरत नहीं ना वापस से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं सीरियसली बताएंगे कि लेट से सॉल्व करें, यहाँ फंसे, अब यहाँ आगे बढ़ने के बजाय हमने कहा यार पहले सोल्यूशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, या जब तक सोल्यूशन नहीं देखे तब तक वो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं आती। बता सकते हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, इसीलिए क्योंकि मुनासिब नहीं है इसमें नाम लेना, ठीक है। मेजोरिटी अभी तक जो कमेंट्स आए, और कौन आप नहीं करते, जबरदस्त। जो लोग कह रहे हैं नहीं करते ऐसा, यार बेहतरीन है आप लोगों के लिए, जबरदस्त, ठीक है। यस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड अक्सा, अक्सर दिस इज रिक्वायर्ड कि अक्सर सेड कि आई कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ नॉलेज अवेलेबल विद मी एंड देन चेक द सॉल्यूशन। यस, दिस इज रिक्वायर्ड। ये आपको ना अभी से करना पड़ेगा यार, क्योंकि होता क्या है कि हम टाइम बचाने के लिए कर लेते हैं ऐसा कुछ नहीं। देखें बिल्कुल ही फंस जाए ना तो भी ना देखें, मैं तो कहूँ हाँ ये जरूर है। नहीं 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 उमर रफीक, यही तो मसला है चंदा, ही नहीं कहीं वो थोड़ी कि आपने ये वाली क्वेरी देखी फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपने एक और जगह फंसे वो भी सिर्फ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखा फिर आप आगे बढ़ गए। नहीं, इसमें मसला हो जाएगा। पेपर में टाइम जाया होने का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें आदत हो जाती है, जब हम रुकते ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनिएगा, हम रुकते ना, यहाँ बर्दाश्त नहीं होता हमसे, जब जब यहाँ नहीं समझ आ रहा होता हम बर्दाश्त नहीं, हम सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जाते हैं। मुस्तफा भी करते, मेरे पास 9 बजे नमाज अदान होगी तो मैं अदान 9 बजे रुकता हूँ। तो पेपर में क्या होता है कि पेपर में यहाँ पे कोई बताने वाला मौजूद नहीं होता, कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना रहता है, ठीक है। तो यार ये आप अभी से कर लें कि रेफर सोल्यूशन एट द एंड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ सॉल्विंग कंप्लीट क्वेश्चन।
पहले अपना एफर्ट लगा ले। पहले मैं भी बहुत सोल्यूशन देखता था, BFD में आके मैंने इसको चेंज किया और अल्लाह का शुक्र है जब मैंने ये काम किया तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। 50% केस में मेरा सवाल गलत हो गया, मगर 50% सही भी हुआ। जहां मुझे गलत हुआ वहां मुझे इसलिए अफसोस नहीं था क्योंकि मुझे तो वैसे ही नहीं आता था, मगर जहाँ सही हुआ वहां कॉन्फिडेंस बूस्टर हुआ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और करने का काम ये, प्रिपेयर मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग समझते हैं? कुछ लोगों ने सुना होगा इशू लॉग। इशू लॉग सुना है आपने? क्लाइंट के इश्यूज नोट करने के लिए हम कोई इशू लॉग बनाते हैं ऑडिट में। मैं तो इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे इशू लॉग बनाता था रिपोर्ट बनाने से पहले। तो क्या करते हैं इशू लॉग बनाते हैं? तो नाम से ही लग रहा है, लॉग मीन्स क्या कि हम डेटा बनाते हैं किसी का। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मिस्टेक लॉग बनाएंगे। और फिर इस मिस्टेक लॉग को क्या करेंगे, एंड रिवाइज फ्रीक्वेंटली, कि भाई मैंने ये मिस्टेक की थी, ये मुझे आगे जाके नहीं करनी, ये मिस्टेक की थी, ये मुझे आगे जाके नहीं करनी। ठीक है जी। एंड लास्ट एक और काम करना है कि वर्क ऑन योर स्पीड। प्लीज यार, ये मैं इस बार वापस कह रहा हूँ, हर दफा बात होती है मगर इस बार स्पेसिफिक, वर्क ऑन द स्पीड। स्पीड पे काम करें, प्रैक्टिस के थ्रू काम करें, टेक्निक्स के थ्रू काम करें, मुझसे डिस्कस करें, स्पीड पे काम करें प्लीज यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टेक लॉग आपको हेल्प करेगा रिवीजन में हेल्प करेगा। स्पीड पे काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, डोंट्स में क्या है जी हमारे पास? डोंट में आपको पता है, इसी का उल्टा कर देंगे और फिर बस आपके FAQs को आंसर करके सेशन को एंड करते हैं। और सैटरडे को इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। टाइमिंग वगैरह मैं पूरे बैच के बता दूंगा इंशाल्लाह। पूरे बैच में उम्मीद है कि हमारे टाइमिंग पे फिक्स हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वो सेम ही रहते हैं। किस तरह से लेके चलेंगे मैं बात करता हूँ। बिल्कुल, ये अहमद, ये अगले उसमें आ रही है ना, अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मैं इस पे बात करता हूँ कि क्या डिफरेंस है किस तरह से। अच्छा, डोंट्स में क्या है जी? ये आपको पता है जी, नो पेंडिंग लेक्चर्स। और सैटरडे की टाइमिंग में बताता हूँ, 11 o'clock पे होगी टाइमिंग। इसी को उल्टा कर दे, डोंट पाइल अप लेक्चर्स, डोंट इग्नोर रजिस्टर। वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये जहन में बैठ जाए कि ये काम हमने छोड़ने नहीं है, क्योंकि आगे जाके पूरी बात कोर्स पे हुआ करेगी, फिर इस तरह की बातें नहीं हुआ करेंगी। ठीक है, चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, फिर हम एंड करते हैं। एक मिनट। Solution to be referred at the end. Don't refer solution. Before completing answer. ठीक है जी। और मिस्टेक लॉग और स्पीड पे काम करना, ये सारी चीजें आपने जो है करनी होगी, ये आपने ख्याल रखना है आखिर तक। अच्छा, अब जल्दी से हम बात करते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या फर्क है। देखिए जी, ऑप्शन 1 में टाइमिंग वगैरह में बात करता हूँ। बिल्कुल, ऑप्शन 1 में हमने ये कहा है कि जी आपके पास फुल एक्सेस आ जाएगा आज ही, और आपको अगर लगता है कि यार ठीक है मैं अपने हिसाब से प्लान करना चाहता हूँ तो आप ऑप्शन 1 पे आ जाओ। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड शो करूंगी, ये देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लें आप चाहे तो प्रीवियस स्लाइड का। अच्छा, हम अभी जो आज क्लास ले रहे हैं ये ऑप्शन 2 के मुताबिक है। जो आज क्लास हुई है ये ऑप्शन 2 का प्लान है। ठीक है, इवन तो ऑप्शन 1 वाले भी आज क्लास ले सकते थे, और ताकि ये एक आइडिया हो जाता किसी ने अगर स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, ऑप्शन 2 का मतलब क्या है कि ऑप्शन 2 का मतलब ये है कि हम ब्लेंड चलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड पे। अब सवाल आपके लिए ऑप्शन 1 बेहतर है या ऑप्शन 2 बेहतर है? इसका सवाल का जवाब ये, देखिए अगर आप ऑप्शन 2 में क्या होगा, 2 लाइव क्लासेस होंगी और 2 से 3 रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, यानी कि हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस होंगी। शुरू में 4 होंगी और आगे जाके ये 5 हो जाएंगी। ठीक है, 2 से 3 रिकॉर्डेड एंड 2 लाइव, क्योंकि कोर्स है तकरीबन 90 लेक्चर्स के आसपास। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि आज के दिन, सुनिएगा गौर से प्लीज, ऑप्शन 1 बेहतर है ऑप्शन 2 बेहतर है, मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको आज लगता है कि नहीं यार मैं ऐसे क्लाइंट पे हूँ जहाँ पे अभी टाइम है और लेट से मैं जून जुलाई बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकता हूँ, और 4 से 5 लेक्चर की जगह मैं 6, 7, 8 लेक्चर एक हफ्ते में अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, या दूसरे किसी पेपर की आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं है तो आप ऑप्शन 1 पे जाके स्पीड आगे बढ़ा लें और मतलब स्टार्ट करते जाए। ठीक है। अच्छा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये 6, 7, 8 लेक्चर नहीं हो सकते, बस 4 से 5 लेक्चर यही हो जाए, बहुत बड़ी बात है, तो फिर मैं कहूँगा आप ऑप्शन 2 करें। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा है, अगर मैंने 6, 7, 8 सोच लिया तो मैं 6, 7, 8 कर लूंगा, ठीक है, तो आप ऑप्शन 1 में चले जाए।
अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज नहीं है, या ये कह लें डिसिप्लिन नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं यार जैसे जैसे सर बताएंगे मैसेज करते रहेंगे, ठीक है, तो मैं साथ चलूंगा, तो ऑप्शन 2 पे जाए। अच्छा, ऑप्शन 2 में खास बात ये कि ये आपको जो 2 लेक्चर्स होंगे लाइव, ये होंगे सैटरडे और संडे को, ठीक है। ये इसकी मैं डेट बता दूं, सैटरडे एंड संडे। और लास्ट टाइम भी यही प्रैक्टिस रही थी, इस बार भी यही प्रैक्टिस रहेगी इंशाल्लाह। सैटरडे संडे टाइमिंग होगी 11 से 1:10 1:05 PM तक टाइमिंग होगी, 2-2.25 घंटे का लेक्चर होगा, तो 1:10 सवा बजे तक हम इसको एंड करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपको जो है ना मंडे की सुबह 2 से 3 रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो 2 से 3 रिकॉर्डेड ना, ये आपको देखने होंगे मंडे टू फ्राइडे किसी भी टाइम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। और उसके बाद आप सैटरडे को जब आएंगे वापस से, तो आपको ये देख के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं देख के आएंगे ना, तो आपको सैटरडे की क्लास समझ नहीं आएगी। डिसिप्लिन समझ आ रहे हैं? डिसिप्लिन क्या है कि if you want to attend next Saturday's live class, then it is mandatory for you to cover these 2 to 3 recorded lectures before that class, ठीक है। अब सवाल ये है कि यार, अब मसला ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या सैटरडे संडे की? जी बिल्कुल, सैटरडे संडे की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि रिकॉर्डिंग मैक्सिमम जो है उस नाइट पे अपलोड कर दी जाती है। जैसे अगर सैटरडे को क्लास है तो सैटरडे की नाइट तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, 1-2 दिन डिले नहीं होगा। संडे की क्लास है तो संडे की नाइट पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा, अब ऑप्शन 1 वालों का टेस्ट कैसे होगा, ये अच्छा सवाल है। ऑप्शन 1 वालों का टेस्ट ऑप्शन 2 वालों के हिसाब से होगा कि जब ऑप्शन 1 वालों का पूरा लेट से इन्वेस्टमेंट रिजल्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद टेस्ट अनाउंस होगा, ठीक है। उसमें हम एज्यूम करें कि ऑप्शन 1 वाले वो लोग हैं जो हमसे फास्ट चल रहे हैं। ऑप्शन 1 वाले वो लोग हैं जिनका थोड़ा जैसे ना कवरेज अच्छी हुई है, तो मैं एज्यूम करेंगे जब टेस्ट अनाउंस होगा तो ऑप्शन 2 तो हमारे साथ चल ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है हमारे साथ चलना पड़ेगा, वरना वो नेक्स्ट लाइव क्लास में आ नहीं सकता, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का टेस्ट साथ हो रहा होगा। अच्छा, क्या ऑप्शन 1 वाले लाइव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ऑप्शन जब लाइव क्लास अनाउंस होगी तो बताया जाएगा लाइव क्लास में क्या कराया जाएगा। तो अगर ऑप्शन 1 के किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार मुझे ये वाली क्लास लाइव लेनी चाहिए, तो वो लाइव क्लास ले सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, मगर जो उसका पोर्टल होगा वो उसका फुल एक्सेस वाला होगा। अच्छा, अब एक सवाल, कोई अगर चीज ऑप्शन 2 में एक्स्ट्रा हो रही है, कोई MSA 2 का सवाल हो रहा है जो लास्ट टाइम नहीं कराया गया था, या इस ACCA का कोई ऐसा सवाल कराया जा रहा है जो लास्ट टाइम नहीं कराया गया था, उसका क्या होगा, वो एक्स्ट्रा अपलोड किया जाएगा ऑप्शन 1 में एक नए टैब में। वो एक नए टैब है, मैं आपको पोर्टल का विजिट भी करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा है कि ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, इट डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंस। इफ यू आर कन्वीनियंट विद 4 to 5 लेक्चर्स अ वीक, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑप्शन 2। अच्छा, एक और सवाल, सर खुदा ना खासा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या मैं फ्रीज करा सकता हूँ? बिल्कुल जी, फ्रीज करा सकते हैं। ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, ये फ्रीज पॉसिबल है विदाउट डिडक्शन, नो डिडक्शन। हाँ, रिफंड की पॉलिसी बिल्कुल अनाउंस होती है उस वक्त, उसमें डिडक्शन होता है छोटा सा, माइनर सा, मगर जो फ्रीज होती है उसमें कोई जो है डिडक्शन नहीं होता, आपका बिल्कुल एज इट इज अमाउंट सेव रहता है हमारे साथ बस। तो ये भी पॉसिबल है। खैर, अच्छा, ये बिल्कुल मोहित हमारे उसमें कवर्ड है, पुराने ऑप्शन 1 में भी कवर्ड है और ये ऑप्शन 2 में भी कवर्ड होगा, नया टॉपिक जो है। अच्छा, एक और सवाल ये कि क्या ऑप्शन 1 वाला बंदा बाद में ऑप्शन 2 पे आ सकता है? सवाल कि भाई मैंने ऑप्शन 1 शुरू किया, जोश में आ गया, मगर जब मैं क्लाइंट में गया तो होश में आ गया। क्लाइंट में गया तो सीनियर ने बोला ये क्या कर रहे हैं भाई, नहीं 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 नहीं, आपको तो काम करना है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 पे चले आए? जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑप्शन 1 वाला बंदा कभी भी चाहे तो वो ऑप्शन 2 पे जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, हम चेंज कर देंगे पोर्टल उसका, ठीक है जी। और कोर्स कब हाउ वी विल प्रोसीड हमने बात कर ली, 2 लाइव प्लस 2 से 3 रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड आपको मंडे टू फ्राइडे के दरमियान या क्लास से पहले पहले, सैटरडे की क्लास से पहले पहले देखना होगा, ताकि आपको अगली लाइव क्लास में परेशानी ना, वरना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। एक्सपेक्टेड डेट कब होगी? कोर्स खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को। हमारी कोशिश है कि आपका आखिरी लेक्चर हो जाए, ताकि नवंबर का महीना आपको मिले। 31 अक्टूबर या मैक्सिमम आपका जो है वो 5 नवंबर समझ, मैक्सिमम साइड बात हो रही है, इससे आगे इंशाल्लाह नहीं जाएगा, 1 महीना आपको मिलेगा। क्लासेस हमारी खाली ऑनलाइन होती है जी, फिजिकल क्लासेस हमने रखने की कोशिश की थी कुछ टाइम पहले, मगर अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट प्रेशर की वजह से और फर्म कमिटमेंट की वजह से लोग कंटिन्यू नहीं कर सके, तो हम इसको प्योर ऑनलाइन पे ले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि ऑनलाइन में भी लोगों को परेशानी नहीं होती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं जी आपसे फिजिकल में तो इंटरेक्शन हो सकती है, ऑनलाइन में कैसे होगी? तो भाई ये मेरा नंबर है और अल्लाह का शुक्र है अभी तक अल्लाह ताला मैनेज करा रहे हैं, तो जिसकी जो भी क्वेरी होती है पर्सनल 1-on-1 बेसिस पे रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कि मैं रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। कि जहाँ कहीं आप लेट से कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, कहीं फंस गए,
या कोई लाइव क्लास ले रहे थे, उसमें कोई सवाल आपने ध्यान में बाद में आया आपके ध्यान में रजिस्टर जो है रिवाइज करते हुए, तो आपके पास ये मेरा नंबर मौजूद है, आप इस पर क्वेरी रेज करेंगे, मेरी कोशिश होती है विदिन 24 आवर्स मैक्सिमम साइड में आपको जो है रिस्पॉन्ड कर दूंगा। पहले भी इसी तरह रिस्पॉन्ड होता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला जो है जारी रहे, वन ऑन वन बेसिस पे क्वेरी रिस्पॉन्ड होती रहेगी इंशाल्लाह। तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप डिस्कनेक्ट हैं टीचर से। थ्योरी प्लस रॉ एप्लीकेशन ये सब इंशाल्लाह बुक से आप रेफर कर सकते हैं, जहां जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बुक कैसे मिलेगी मैंने आपको बता दिया कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको एडमिन गाइड कर देगा और ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगी बुक कैसे आपको ऑब्टेन करनी है। पोर्टल के लिए आपको ईमेल पे आईडी पासवर्ड जो है रिसीव हो जाएगा, और आप पेमेंट करते हो तो उसके नेक्स्ट सेम नाइट मिड नाइट पे जाके जो है ना वो रात के 12 बजे तक ऑलमोस्ट एक्सेस अरेंज कर रहे होते हैं, तो मिड नाइट पे या वेरी नेक्स्ट जिसे कहते हैं अर्ली मॉर्निंग पे आपको एक्सेस जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा वंस आप जब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लोगे। वॉइस नोट अवेलेबल होंगे, बिल्कुल जी, माई वॉइस नोट सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, डेमोज भी अवेलेबल है, आप आराम से डेमो लें। और लास्ट में बस मैं एक बात करता चलूँ, एक पोर्टल विजिट करा दूं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, और एक दफा मैं पोर्टल विजिट करा देता हूँ आपको, और फिर उसके बाद में बस ये देखिए एक चीज है कि मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि देखें आप स्टूडेंट्स वगैरह का ना एक वो है जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि एक जिम्मेदारी है मुझ पर, तो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मेरे लिए ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मतलब किसी के साथ भी अगर नाइंसाफी हो गई ना तो मैं बड़ा जवाब दूं। तो हमने कोशिश करनी है कि मैं भी पूरा पूरा इंसाफ करूं, और आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि यार पेपर का इंसाफ करिएगा, ठीक है ना। पेंडिंग लेक्चर्स, लास्ट मंथ कवरेज, ये चीजें ना यार देखें पेपर का इंसाफ नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये पोर्टल की मैं आपको एक दफा झलक दिखा दूं, फिर बस एंड करते हैं, कोई नमाज का भी टाइम हो रहा है, और सैटरडे वाले दिन मैंने आपको बता दिया 11 बजे क्लास होगी जी, बिल्कुल। जून 23 तक अटेम्प्ट, जिनकी जून 23 अटेम्प्ट है उनके जून 23 तक लेक्चर अवेलेबल होंगे, बस आपने एडमिन को बताना होगा या बता दिया होगा एडमिशन के वक्त कि मेरी अटेम्प्ट जून 23 है, ताकि वो उसी तरह रिकॉर्ड कर लें। अच्छा खैर, ये देखें भाई बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, ये पहले टॉपिक में था। फिर पहला टॉपिक खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर पे आ जाए, लेक्चर 6B से स्टार्ट हो रहा है, वहां 6A पे खत्म हुआ था, या 6B से शुरू हो रहा है, 7, 8, ठीक है, 8, 9, फिर आप देखें 10, 11, 12, इसी तरह चलते 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 17B पे जाके एंड हो रहा है सेकंड चैप्टर। फिर 17B पे एंड हुआ, अब थर्ड 17 एनालिसिस शुरू हो रहा है, ये 18 से शुरू होगा, ये देखें लेक्चर 18 से शुरू होगा, 18, 19 है, 19B, 20, ACCA का सवाल जो है 20 नंबर पे आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक बताई गई है, ठीक है, वो जनरल एक सेशन था हमारा। फिर एसिड रिप्लेसमेंट, एसिड रिप्लेसमेंट आप देखें 21 से शुरू हो रहा है। तो ये जितना भी आपके पास पोर्टल चल रहा है पूरा सीक्वेंस में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर टॉपिक पूरा जैसे सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाई थी उसी सीक्वेंस में सब चीजें मौजूद है, उसी, और लेक्चर भी नंबरिंग हुई है प्रॉपर, कि अगर पिछला हमारा 22 पे खत्म हुआ है 22B पे, तो अगला जो है 23 पे शुरू होगा, ठीक है। नहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं लेनी सैटरडे डायरेक्ट हम बात करेंगे। और ये इसी तरह आप देखें एंड में फॉरेक्स 1, फॉरेक्स 2, फॉरेक्स 3, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स, फिर एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर प्रैक्टिस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा कराए थे, ACCA के सवाल लास्ट टाइम भी कराए गए थे, कुछ MSA के सवाल भी मैंने देखे लास्ट टाइम कराए थे, मैं इस बार कराने में इंटरेस्टेड हूँ। ये मैंने देखे MSA 2 का सवाल कराया हुआ यहाँ पे, कहाँ गया जी, एक मैंने ये रहा MSA 2 का सवाल, लेक्चर नंबर 14 में आप देखें, ये MSA 2 का सवाल आपको जो है नजर आएगा। इसी तरह लीजो बोरो में मैंने MSA 2 का एक सवाल कराया था, मुझे याद है। तो कुछ MSA के सवाल ऑलरेडी कराए गए थे लास्ट टाइम में, उसका आई होप फायदा हुआ होगा, मगर इंशाल्लाह कुछ और सवाल भी ICW के कुछ चीजें कराई गई थी, तो वो इंशाल्लाह आगे भी कराई जाएंगी, ठीक है। नहीं माइक ऑन करना पॉसिबल नहीं होगा यार, वरना फिर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है, वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं हो सकेंगी। तो आपके लिए मैंने आपको बताया, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, एंड आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लास्ट में बस मैं ये कहूँगा डेमोज अवेलेबल है जी, एंड बस हमेशा अल्लाह ताला से दुआ होती है कि मैक्सिमम इंसाफ कर सकें, और इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो यही दुआ है कि जितना मैक्सिमम हो सके मेरी साइड से मैं आपके साथ इंसाफ करूं, और कोशिश ये करनी है कि एक ही अटेम्प्ट में पेपर निकालें, ठीक है जी। सवाल क्या है जी, अगर अटेम्प्ट जून 23 है बट कोर्स तो अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो बैच स्प्लिट हो जाता है? नहीं, बैच स्प्लिट नहीं होगा, आपका एक्सेस इसी तरह मेंटेन रहेगा, आपका एक्सेस डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आपको जो एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा वो जून 23 तक एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, कोई बैच स्प्लिट नहीं होगा, इसी तरह चलती रहेंगी चीजें। डेमो ले सकते हैं जी, बिल्कुल, इसका पोर्टल पे लिंक आ जाएगा, जो आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बताया ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, ठीक है जी। अटेम्प्ट 23 दिसंबर 23 है, तो दिसंबर 23 तक भी रहेगा बिल्कुल, मगर आप एडमिन को बताएंगे कि आपकी अटेम्प्ट कब तक है। उसकी PDF अवेलेबल नहीं होगी, आपको जो है वो नोटिंग करनी पड़ेगी।
कोर्स 250 से 250-300 घंटे का कोर्स है जी टोटल। जी बिल्कुल, ऑप्शन 1 में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, चले यहीं तक रखते हैं यार। इंशाल्लाह आपसे सैटरडे वाले दिन मुलाकात होती है। सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह जो है वो सुबह 11 बजे मिलेंगे, और सैटरडे संडे इसी तरह हमारा लाइव होता रहेगा, और फिर बीच में मैं आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीक से रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो आपका मेरा नंबर मौजूद है, आप उस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरी होगी इस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आई होप आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा। जो बातें की गई, देखें यार, मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा भी एक अटेम्प्ट से ज्यादा लगाए, तो जो बातें की गई उनको आप ध्यान में रखिएगा, ताकि हम कोशिश करें इसी अटेम्प्ट में पेपर जो है वो निकालें। ठीक है जी, चले अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द सैटरडे वाले दिन सुबह 11 बजे। और जो लोग BFD में इंटरेस्टेड हो, आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके छोटे से एफर्ट से किसी का फायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।